हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नया अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। राज्य के सभी पुरुष डर गए। रुद्र शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक था, लेकिन उसने लाल बाग संप्रदाय के 3 विशेषज्ञों को घायल कर दिया था। शांतिपुर साम्राज्य के महान शाही संरक्षक से मुआवजा देने की मांग करना शांतिपुर साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। हम्फ, एकमात्र स्वर्गीय संत मास्टर मुझसे बात करने का साहस करता है। अनजाने में ही छिपे हुए संत शासक अचानक क्रोधित हो गए। उसके शब्दों पर अचानक रुद्र के शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी अवरोध उत्पन्न हो गया, जिसने उसे एक कैदी की तरह अंदर कैद कर लिया। यह अवरोध एक संत शासक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था और यह उन अवरोधों से कहीं अधिक मजबूत था जिन्हें रुद्र ने भाड़े के सैनिकों के शहर में भाड़े के सैनिकों की सभा में प्रभावशाली कबीले के सदस्यों द्वारा उपयोग करते हुए देखा था। यहाँ तक कि यदि कोई स्वर्ग संत मास्टर स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग भी करे तो भी वह इस कमजोर दिखने वाले अवरोध को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। ये देखकर कि रुद्र को संत शासक ने फंसा लिया है, शांतिपुर राज्य का हर व्यक्ति क्रोधित हो गया। वेदा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, वरिष्ठ, इसका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि आप हमारे शांतिपुर साम्राज्य को दुश्मन बनाना चाहते हैं? आपका लाल बाग संप्रदाय बहुत क्रूर है। क्या आप युद्ध शुरू करना चाहते हैं? शांतिपुर साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इस अन्याय से क्रोधित था। उनमें से प्रत्येक संत शासक के आचरण से अत्यंत क्रोधित था। यदि ये तथ्य न होता कि वे एक संत शासक के विरुद्ध थे तो वे बहुत पहले ही कार्रवाई में उतर आए होते। रुद्र भी क्रोधित था। यद्यपि वह एक संत शासक की ताकत से बहुत भयभीत था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धमकाए जाने पर झुक जाए और अपना सिर खुजा ले। तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बाधा पर वार करना शुरू कर दिया। रुद्र को यकीन नहीं था कि मूल ऊर्जा उस बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगी जिसे एक संत शासक ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया था, लेकिन अब सौभाग्य से इसका परीक्षण करने का अच्छा समय था। जैसे ही मूल ऊर्जा ने अवरोध पर प्रहार किया, एक हल्की ध्वनि हुई और रुद्र के चारों ओर का अवरोध पूरी तरह से टूट गया। वह अवरोध जो 7 स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशलों का सामना करने में सक्षम था, रुद्र के सामने सुई से फूटे गुब्बारे के समान प्रतीत हो रहा था। ये दृश्य देखकर शांतिपुर साम्राज्य और लाल बाग संप्रदाय के सभी लोग स्तब्ध होकर चुप हो गए। उनमें से हर एक के चेहरे पर पूर्ण अविश्वास का भाव था। अभी भी छिपे हुए संत शासक ने आश्चर्यचकित होकर चीख मारी। वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था कि रुद्र उसके द्वारा खड़ी की गई बाधा को भेदने में सक्षम था। कुछ समय तक पूरा स्थान शांत रहा। उसके बाद संत शासक ने एक बार फिर बात की। युवक, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? मुझे बताओ कि तुमने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की और यह बुरा आदमी तुम्हें जाने देगा? नीला और बैंगनी तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा ने संत शासक को भी इसकी लालसा करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें बताऊंगा, रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तुम मौत चाहते हो? संत शासक क्रोधित हो गए। संपूर्ण क्षितिज ऊर्जा से भर गया, क्योंकि लाल बाग संप्रदाय से रुद्र की ओर जबरदस्त दबाव आया। ये देखकर कि संत शासक आगे बढ़ने ही वाला था, वेदा के चेहरे का रंग उड़ गया और वह जल्दी से चिल्लाया, रुको! वह शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक है। क्या आपको लगता है कि आप शाही संरक्षक के प्रति सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं? आकाश में दबाव तुरंत गायब हो गया और क्षितिज पर ऊर्जा का उभार भी तुरंत शांत हो गया। वेदा के शब्दों ने संत शासक को रुद्र के साथ कुछ भी करने से रोक दिया था। शांतिपुर साम्राज्य का एक शाही रक्षक विशेष रूप से काफी विशेष था। लाल बाग संप्रदाय के संत शासक स्वयं बिना कारण किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। यदि ऐसा हुआ तो शांतिपुर साम्राज्य और लाल बाग संप्रदाय के बीच सौहार्द का सारा दिखावा खत्म हो जाएगा और शांतिपुर साम्राज्य तुरंत उनके खिलाफ खुले युद्ध में उतर जाएगा। ये युवक शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक है? संत शासक ने पूछा, स्पष्ट रूप से रुद्र की पहचान पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सही, रुद्र वस्तुतः हमारे शांतिपुर साम्राज्य के शाही रक्षक हैं। उनका दर्जा हमारे अतीत के शांतिपुर साम्राज्य के 4 सम्मानित शाही संरक्षकों के बराबर है। अरीव ने स्पष्ट रूप से बताया कि शांतिपुर साम्राज्य में रुद्र की स्थिति कितनी उत्कृष्ट थी। इस बार संत शासक बहुत लंबे समय तक चुप रहे। यद्यपि रुद्र केवल एक स्वर्ग संत गुरु थे, परंतु तथ्य ये था कि वे शाही रक्षक थे, जिससे संत शासक को परिणामों का भय था। वह अपने दिल में जानता था कि अगर उसने इस मामले को सावधानी से नहीं निपटाया तो शांतिपुर साम्राज्य के 4 संत शासक स्वयं आएंगे। अब तुम जा सकते हो। आधे क्षण बाद संत शासक की आवाज गूंजी। ये सुनकर श्यामवर्ण रुद्र और शांतिपुर साम्राज्य के अन्य लोग एक दूसरे को घूरने लगे। एक हल्की सी स्वीकृति के साथ वे तुरंत उस क्षेत्र से चले गए। सभी जानते थे कि संत शासक के चले जाने के बाद अब उनका यहां और अधिक समय तक रहना कोई अर्थ नहीं रखता। बेहतर होगा कि पहले वहां से निकलकर भविष्य के बारे में चर्चा की जाए।
जैसे ही सभी लोग हवा में उठे, क्षितिज एक बार फिर संत शासक की आवाज से गूंज उठा। हालांकि आप एक शाही रक्षक हैं, फिर भी आपने इस बुरे आदमी को नाराज कर दिया है। अगर मैं तुम्हें यही सबक नहीं सिखाऊंगा तो दूसरे लोग मुझे आसानी से धमकाकर अपना निशाना बना लेंगे। रुद्र के शरीर के पीछे का स्थान अचानक अपने भीतर हिंसक रूप से उछलने और ऐंठने लगा। अंतरिक्ष से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली और निर्दयतापूर्वक रुद्र की पीठ पर जा गिरी। जैसे ही सभी लोग हवा में उठे, क्षितिज एक बार फिर संत शासक की आवाज से गूंज उठा। हालांकि आप एक शाही रक्षक हैं, फिर भी आपने इस बुरे आदमी को नाराज कर दिया है। अगर मैं तुम्हें यही सबक नहीं सिखाऊंगा तो दूसरे लोग मुझे आसानी से धमकाकर अपना निशाना बना लेंगे। रुद्र के शरीर के पीछे का स्थान अचानक अपने भीतर हिंसक रूप से उछलने और ऐंठने लगा। अंतरिक्ष से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली और रुद्र की पीठ पर बेरहमी से टकराए। यद्यपि रुद्र ने महसूस किया था कि कुछ उसकी पीठ की ओर आ रहा है, वह बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके चारों ओर का स्थान एक पल के लिए जम गया था। उसका शरीर अपनी जगह पर अकड़कर अटक गया था और किसी भी दिशा में हिलने में असमर्थ था। पफ! अपनी पीठ पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रहार महसूस करते हुए रुद्र ने मुंह में खून थूक दिया और उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। उसके चारों ओर जो स्थान रुक गया था वह गायब हो गया और सामान्य हो गया। रुद्र का शरीर गोली की तरह उछलकर आगे की ओर उछला। 500 मीटर दूर वह पास की एक पर्वत चोटी से टकरा गया। पूरा क्षेत्र टूट गया, जिससे रुद्र एक गड्ढे में फंस गया और उसमें डूब गया। इस भयंकर आघात को महसूस करते हुए पूरा पर्वत एक क्षण के लिए हिल गया और इस बात पर बल दिया कि यह कितना शक्तिशाली आघात था। शाही रक्षक। शांतिपुरमा साम्राज्य के 10 शाही सलाहकार और 3 सेनापति उस पर्वत की ओर उड़ने से पहले चिल्लाए। ये वेदा ही था जो उस स्थान पर गया जहां रुद्र गिरा था और उसे गड्ढे से बाहर निकालने में सहायता की। इस समय रुद्र का पूरा शरीर वेदा के ऊपर लटक गया। उस समय उनके लिए खड़ा होना भी कोई आसान काम नहीं था। उसका चेहरा बिना किसी रक्त के कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके मुंह से लगातार रक्त की धाराएं बह रही थीं। उसके कपड़ों का ऊपरी हिस्सा विस्फोट के कारण वाष्पीकृत होकर गायब हो गया था। कपड़े की एक पट्टी भी नजर नहीं आ रही थी, जिससे उसके शरीर का पूरा हिस्सा नंगा था। रुद्र की पीठ का घायल हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उस पर कोई भी त्वचा नहीं दिख रही थी। यह एक भयानक घाव था जिसने उसके आंतरिक अंगों को चीर दिया था। यहां तक कि उसकी हड्डियां और रक्त वाहिकाएं भी टूट गई थीं। एक संत शासक का प्रहार अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम था। भले ही रुद्र का शरीर अराजक बल से प्रभावित हो, फिर भी वह संत शासक के सामने टोफू के समान ही होगा। शाही रक्षक, क्या आप ठीक हैं? ये रेडियंट स्पिरिट गोली ले लो। साहिल ने तुरंत अपने स्पेस रिंग से एक रेडियंट स्पिरिट पिल निकाली और चिंतित होकर रुद्र को दे दी। यद्यपि रेडियंट स्पिरिट पिल रुद्र के घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी ये कम से कम अस्थायी रूप से उसके घावों को स्थिर कर देगी और उन्हें और अधिक खराब होने से रोकेगी। रुद्र ने कई बार जोर से खांसते हुए अपने शरीर के कई हिस्सों को मुंह से बाहर थूक दिया। न केवल जमीन खून से लाल हो गई थी, बल्कि उस पर उसके आंतरिक अंगों के टूटे हुए हिस्से के कई टुकड़े भी पड़े थे। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर वेदा की ओर देखा जो उसका साथ दे रहा था। शक्तिहीन होकर वह एक विशाल चट्टान पर बैठ गया और हौंफने लगा। गंभीर चोटों के कारण उनका पूरा शरीर फिलहाल शक्तिहीन हो गया था। यदि उसके गले में कुछ अटक जाए तो वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो जाएगा। ये देखकर कि लाल बाग संप्रदाय के संत शासक द्वारा रुद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, शांतिपुरमा साम्राज्य के सभी लोगों के चेहरे पर अत्यंत कालेपन छा गए। उनकी आंखों से एक भयंकर हत्या की मंशा निकलती हुई देखी जा सकती थी। यद्यपि वे और रुद्र अभी तक अत्यंत व्यक्तिगत स्तर पर नहीं पहुंचे थे, रुद्र शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही रक्षक थे। वह शांतिपुरमा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। संत शासक द्वारा उस पर ऐसा घाव पहुंचाना शांतिपुरमा साम्राज्य के चेहरे पर बिना किसी परवाह के बेरहमी से तमाचा मारने के समान था। लाल बाग संप्रदाय का संत शासक बहुत ही अनियंत्रित है। इस व्यवसाय को ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। आरुष गुर्राया, उसके शरीर से क्रोध निकल रहा था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि रेड टाइगर संप्रदाय को इसकी कीमत चुकानी पड़े। आइए हम शांतिपुरमा साम्राज्य में वापस लौटें और 4 सम्मानित शाही संरक्षकों को इसकी सूचना दें। ये हमारे शांतिपुरमा साम्राज्य की छवि और हमारे द्वारा अर्जित सहस्राब्दियों की प्रतिष्ठा से संबंधित है। हमारे शाही संरक्षक इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। आरिफ बोला, वास्तव में हमें शाही संरक्षकों को बुलाना होगा। यदि हम अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस नहीं लेते हैं तो हमारे शांतिपुरमा साम्राज्य के पास फीनिक्स महाद्वीप पर रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे मजबूत 8 में से एक बने रहना तो दूर की बात है। अनिल गुर्राया, यद्यपि लाल बाग का संप्रदाय बहुत दूर था, फिर भी सभी लोग अत्यंत क्रोधित थे। उनमें से किसी को भी यह डर नहीं था कि लाल बाग संप्रदाय के संत शासक उनकी बात सुन लेंगे। साहिल बोला, हमें पहले इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और सड़क पर अपनी अगली कार्रवाई पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, चलो पहले ये जगह छोड़ दें। शाही रक्षक के घाव बहुत भारी हैं। वह सड़कों पर भी तेजी से नहीं दौड़ सकता, हमें उसे उठाकर ले जाना होगा। वेदा बोला,
कुछ ही देर बाद वेदा ने घायल रुद्र को उठाया और दुनिया की ऊर्जा से उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उसे हवा में उठा लिया। चूंकि सभी लोग इस बात से चिंतित थे कि संत शासक फिर से हमला कर देंगे, इसलिए उनके जाते ही उन्होंने उन्हें घेर लिया। वे सभी जानते थे कि रुद्र शांतिपुर साम्राज्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यह एक भावी संत शासक था, इसलिए उसका स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। 2 दिन बाद अंततः सभी लोग स्वर्गीय तेजपुर राज्य के शाही महल में लौट आए। यद्यपि वे कई दिन पहले ही चले गए थे, फिर भी शाही महल में अभी भी बहुत शांति थी। केवल खजाने पर काम कर रहे कारीगरों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। शांतिपुर साम्राज्य की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या शक्ति शाही महल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकती थी। शाही महल के भीतर वेदा ने रुद्र को आराम करने के लिए एक कमरे में ले गया। रुद्र बिस्तर पर शक्तिहीन होकर लेट गया और शांतिपुर साम्राज्य के बाकी लोग गंभीर भाव से दूसरी ओर खड़े रहे। मैं अपने आप को ठीक करने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग करूंगा, कृपया अपने आप को बाहर देखें। जब मैं अपना इलाज करा रही हूं तो मुझे परेशान मत करो, रुद्र कमजोर स्वर में बोला। सभी 13 स्वर्गीय संत गुरुओं ने कमरे से बाहर जाकर प्रणाम किया ताकि रुद्र एकांत कमरे में अकेले आराम कर सके। रुद्र के कमरे से बाहर आकर 13 स्वर्गीय संत गुरु एक गोलाकार मेज के सामने बैठ गए। गंभीर विचार में डूबा साहिल अचानक बोल पड़ा, आरिफ, तुम वायु प्रधान साधक हो और हम सबसे अधिक तेज हो। शांतिपुर राज्य की ओर वापस जाएं और शाही संरक्षकों को बताएं कि क्या हुआ। चाहे जो भी हो, हमें अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना ही होगा। कोई बात नहीं, चूंकि मेरे पास खोने को समय नहीं है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। इतना कहकर आरिफ जाने के लिए खड़ा हो गया। पकड़ना। साहिल ने आरिफ को देने के लिए अपने स्पेस रिंग से एक नक्शा निकाला। हमारे निकटतम स्पेस गेट वाला राज्य धीरज राज्य है। मैंने मानचित्र पर उनका स्थान चिन्हित कर लिया है। उनके राज्य में जाओ और वापस आने के लिए उनका स्पेस गेट उधार लो। आरिफ ने नक्शा लिया और कुछ देर तक उसका अवलोकन किया, फिर उसे एक जगह रख दिया और महल से बाहर चला गया। आरिफ के जाने के बाद साहिल ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर आह भरते हुए बोला, अब हमें किसी भी और जानकारी के लिए यहीं इंतजार करना होगा। संत शासक वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध हम अकेले नहीं जा सकते। हमें शाही संरक्षकों से समाचार की प्रतीक्षा करनी होगी। इसके बाद 12 स्वर्गीय संत गुरु शाही महल के भीतर ही रहे। हालांकि जब रुद्र ठीक हो रहे थे तब किसी ने भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पूरे महल हॉल में रहना था, जबकि अन्य 12 लोग पूरे स्थान के आसपास अपने लिए अलग हॉल की तलाश कर रहे थे। अपने कमरे में रुद्र कमजोरी से बिस्तर पर लेटा रहा। जब उसने महसूस किया कि 12 स्वर्गीय संत गुरुओं ने उसे छोड़ दिया है, तो उसने अंततः अपने दिमाग का उपयोग करके दुनिया के सभी दीप्तिमान संत बलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी पुनर्प्राप्ति शुरू कर सके। रुद्र 6ठी श्रेणी के दीप्तिमान संत मास्टर के समकक्ष स्तर पर था, इसलिए दीप्तिमान संत बल को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। एक क्षण में कमरे में दीप्तिमान संत बल की एक संघनित दूधिया सफेद गेंद प्रकट हुई। पूरा कमरा उसकी रोशनी में नहाया हुआ था। मानवीय आंखों के लिए यह प्रकाश की एक चमकदार चमक थी जो देखने में कोमल थी, हानिकारक नहीं। नंगी आंखों से देखने पर भी इसकी चमक सूर्य से भी अधिक थी, लेकिन इससे आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि इससे एक विशेष रूप से आरामदायक एहसास हुआ। बिस्तर पर रुद्र पहले से ही दीप्तिमान संत बल में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वह अपने चारों ओर विद्यमान दीप्तिमान संत शक्ति को अपने शरीर के भीतर बिजली की तीव्र गति से भ्रमण करते हुए देख सकता था। उसका शरीर एक अथाह गड्ढा या स्पंज था जो बिना रुके समस्त दीप्तिमान संत बल को अवशोषित कर लेता था। रेडिएंट सेंट फोर्स के उपचार से रुद्र की चोटें तेजी से ठीक होने लगी। उसकी त्वचा पर पड़ी दरारें और शरीर के घायल आंतरिक अंग धीरे धीरे ठीक होने लगे। यहाँ तक कि टूटी हुई हड्डियां और रक्त वाहिकाएं भी इतनी तेजी से पुनः विकसित होती हैं कि मानव आंखें भी देख सकती हैं। चूंकि रुद्र ने अपने शरीर को संयमित करने के लिए अराजक बल का प्रयोग किया था, इसलिए उसके शरीर की शक्ति पहले से कई गुना अधिक हो गई थी। चूंकि यह कई गुना अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसके शरीर का ठीक होना अधिक कठिन हो गया था। यह अब पहले जैसा सरल नहीं रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अराजक बल ने उसके शरीर को अधिक शक्तिशाली बना दिया था, जिसका अर्थ था कि उसके शरीर को इस स्तर तक पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक दीप्तिमान संत बल की आवश्यकता होगी। रुद्र अपनी शारीरिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था और अपने दिल में काफी असहाय महसूस कर रहा था। अराजक बल ने सचमुच उसके शरीर को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बना दिया था, लेकिन चोट लगने की स्थिति में इससे उबरना पहले की तरह आसान होने के बजाय कहीं अधिक कठिन हो गया था। रुद्र यह शर्त लगाने को तैयार था कि जितना अधिक वह अपने शरीर को संयमित और मजबूत करने के लिए अराजक बल का उपयोग करेगा, उतना ही अधिक दीप्तिमान संत बल होगा और उतना ही अधिक उसे ठीक होने में कठिनाई होगी। अंत में रेडिएंट सेंट फोर्स प्रभाव में बेकार हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे 7वीं श्रेणी का दीप्तिमान संत मास्टर बनने की आवश्यकता है। इस तरह मैं अराजक बल के प्रयोग के बाद भी खुद को ठीक करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा मेरे भाई के हाथ और पैर तथा सफेद बाघ शावक की मां रितिका का भी अभी इलाज होना बाकी है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह स्वयं भी जानता था कि 7वीं श्रेणी का तेजस्वी संत गुरु बनना अभी भी एक लंबी यात्रा थी।
यह एक ऐसा मार्ग था जो शायद स्वर्गीय संत गुरु से संत शासक तक के मार्ग से भी अधिक लंबा था। रुद्र ने पूरे एक दिन तक दीप्तिमान संत बल का प्रयोग जारी रखा, इससे पहले कि उसकी आत्मा की खपत उसके लिए सहन करने योग्य हो गई। इस दौरान उसके शरीर के घाव का एक छोटा सा हिस्सा ठीक हो गया। ये पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब आवाजाही में ज्यादा बाधा नहीं आएगी। इसके बाद रुद्र अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसका चेहरा अनजाने में ही आकाश की ओर हो गया, क्योंकि वह अपनी समाप्त हो चुकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में लगा था। स्वर्ग संत मास्टर बनने के बाद से यह पहली बार था जब उन्हें इस तरह से अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करनी पड़ी। पुनर्स्थापना पर केंद्रित एक और दिन के साथ रुद्र की आत्मा पूरी तरह से पुनः भर गई थी, जहां उसने अपने घावों को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग करना फिर से शुरू कर दिया। पूरे 5 दिनों तक ये क्रम जारी रखने पर अंततः रुद्र पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर अपने कपड़े बदलकर वह अपने महल के हॉल से बाहर निकल गया। जैसे ही रुद्र हॉल से बाहर चले गए, शांतिपुरमा साम्राज्य के 12 व्यक्ति एक के बाद एक इकट्ठा हुए। पिछले 1 सप्ताह से वे हर तरफ से उस पर निगरानी रख रहे थे और बाहर भी हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इसलिए रुद्र का अपने शयन कक्ष से बाहर जाना उन्हें आसानी से पता चल गया था। 12 स्वर्गीय संत गुरुओं में से प्रत्येक ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि स्वस्थ रुद्र बिना किसी समस्या के उनके सामने चल रहा है। वेदा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा, शाही रक्षक, क्या आपके घाव पूरी तरह ठीक हो गए हैं? रुद्र ने सिर हिलाया, सही, मैं अब पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। रेडिएंट स्पिरिट पिल्स और एक अन्य गुप्त विधि से मेरी रिकवरी दर में तेजी आई। रुद्र की गुप्त विधि दीप्तिमान संत शक्ति थी। रेडिएंट सेंट फोर्स एक अनोखी प्रकृति की थी और केवल हेवन सेंट मास्टर्स या उससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ही इसे महसूस कर सकते थे। अन्य लोग इसे महसूस करने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। इन स्वर्गीय संत गुरुओं के साथ भी रुद्र ने पिछले कुछ दिनों में यह सुनिश्चित किया था कि समस्त दीप्तिमान संत बल समाप्त हो जाए, ताकि 12 में से कोई भी इसे महसूस न कर सके। शाही रक्षक आरिफ पहले ही 4 पूर्वजों को तुरंत आने का अनुरोध करने के लिए शांतिपुरमा साम्राज्य में लौट आया है। अभी हमें कई दिनों तक यहीं रहना होगा। मुझे विश्वास है कि वे तुरंत आ जाएंगे। तब तक हमें रेड टाइगर संप्रदाय से निपटने के सर्वोत्तम तरीके पर चर्चा करनी चाहिए। साहिल बोला, वह ठीक है, हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे। मैं विशेष रूप से रेड टाइगर संप्रदाय के साथ इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। रुद्र ने अपनी आंखों में खतरनाक चमक के साथ कहा, इसकी अपेक्षा की जानी है। इंपीरियल प्रोटेक्टर की प्रतिभा अन्य सभी से बढ़कर है और इसे फीनिक्स महाद्वीप के इतिहास में प्रथम कहा जा सकता है। ऐसी भयावह युद्ध शक्ति के साथ कोई भी अन्य स्वर्गीय संत मास्टर्स मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको संत शासकों के नीचे भी सबसे मजबूत कहा जा सकता है। भविष्य में जब शाही रक्षक संत शासक के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो लाल बाग के तुच्छ संप्रदाय के संत शासक के लिए क्या भय होगा? भले ही लाल बाग संप्रदाय के संत शासक ने कई साल पहले खुद को स्थापित कर लिया हो, मुझे संदेह है कि वह उस समय के शाही रक्षक के बराबर होगा। नयन ने गंभीर भाव से कहा। कई दिनों तक रुद्र के साथ यात्रा करने के बाद 5 स्वर्गीय संत गुरु जो रुद्र के साथ मगध साम्राज्य गए थे, उन्हें पहले से ही यह समझ आ गया था कि वह कितना शक्तिशाली था। कोई व्यक्ति 2 5वें चक्र के स्वर्ग संत गुरुओं और एक 6ठे चक्र के स्वर्ग संत गुरु से, जो रुद्र से हार गए थे, पूछ सकता है कि फीनिक्स महाद्वीप पर संत शासकों के अधीन कितने लोग समान कार्य करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा लाल बाग संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के सामने रुद्र ने उस अवरोध को आसानी से तोड़ दिया था जो एक संत शासक ने व्यक्तिगत रूप से उस पर खड़ा किया था। ऐसी शानदार लड़ाकू शक्ति के साथ स्वर्ग के संत गुरुओं के क्षेत्र में रुद्र के अलावा कौन अन्य व्यक्ति यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होगा? जिस दिन रुद्र पूरी तरह से ठीक हो गया, उसी दिन आरिफ धीरज राज्य पहुंच गया था। अपनी पहचान का प्रमाण दिखाने के बाद कि वह शांतिपुरमा साम्राज्य से है, धीरज साम्राज्य के राजा ने उसके साथ पहले से बिल्कुल अलग व्यवहार किया और उसके साथ खुश रहने लगे। यद्यपि धीरज राज्य मगध राज्य और स्वर्गीय तेजपुर राज्य से काफी दूर था, फिर भी वहां घटित हुई खबरें जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गईं। यहां तक कि सुदूरवर्ती धीरज साम्राज्य ने भी यह समाचार सुना और समझा कि स्वर्गीय तेजपुर साम्राज्य, जो धीरज साम्राज्य जितना कमजोर नहीं था, को 500,000 विशिष्ट सैनिकों और शांतिपुरमा साम्राज्य के 1 दर्जन से अधिक व्यक्तियों ने बर्बाद कर दिया और नष्ट कर दिया। इससे महाद्वीप के आम लोगों को भी 8 महान शक्तियों में से एक की भयानक ताकत देखने का मौका मिला। जब उन्हें पता चला कि आरिफ शांतिपुरमा साम्राज्य का शाही सलाहकार था और वह शांतिपुरमा साम्राज्य में लौटने के लिए अंतरिक्ष द्वार का उपयोग करना चाहता था, तो धीरज साम्राज्य के राजा को उसकी पहचान पर कोई संदेह नहीं रहा। उन्हें इस बात का प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं थी कि आरिफ वही है जो उसने कहा था, इससे पहले कि वे उसे बिना किसी समस्या के अपने अंतरिक्ष द्वार से शांतिपुरमा साम्राज्य में जाने की अनुमति देते। शांतिपुरमा राज्य में वापस लौटने के बाद आरिफ हवा और बिजली की तरह शाही महल की ओर भागा, जहां राजेंद्र स्वर्ग महल था। शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही महल में कुल 5 राजेंद्र स्वर्ग महल थे। प्रत्येक को विशेष रूप से इंपीरियल रक्षक के उपयोग के लिए समर्पित किया गया था। ये 5 महल शाही महल में सबसे अधिक शक्ति रखते थे और यहाँ तक कि शांतिपुरमा साम्राज्य के राजा का महल भी अतुलनीय था।
आरिफ राजेंद्र स्वर्ग पैलेस के सामने पहुंचा और वहां पहरा दे रहे एक गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया। कृपया यहां रुकें, शाही सलाहकार। सम्मानित शाही संरक्षक की अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। शाही रक्षक ने आरिफ से विनम्रता से बात की। आरिफ ने अपना सिर हिलाया। यदि मैं आपको सम्मानित शाही संरक्षक से पूछने का कष्ट करूं, तो आरिफ के पास रिपोर्ट करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य और शाही रक्षक रुद्र के सम्मान से संबंधित है। ये सुनकर शाही रक्षक को पता चल गया कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, शाही सलाहकार। यह विनम्र अधिकारी तुरंत सम्मानित शाही संरक्षक को रिपोर्ट करेगा। ऐसा कहते हुए शाही रक्षक कप्तान स्वयं महल में भाग गया। तेजी से कप्तान राजेंद्र स्वर्ग पैलेस से वापस भाग आया और आरिफ से बोला, शाही सलाहकार कृपया अंदर आओ। झुककर प्रणाम करते हुए आरिफ ने एक गहरी सांस ली और राजेंद्र स्वर्ग महल में प्रवेश करने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। सम्मानित शाही संरक्षक के अनुरोध पर कृपया इस दास सेवक शाही सलाहकार आरिफ का अनुसरण करें। जैसे ही आरिफ महल के हॉल में दाखिल हुआ, एक दासी ने उसे अपने पीछे आने के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक कमरे के बाहर रुक गए। कमरे के दरवाजे बंद थे और नौकरानी ने उन्हें खोलने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके बाहर खड़े होकर वह सम्मानपूर्वक बोली, सम्मानित शाही संरक्षक, शाही सलाहकार आरिफ के लिए एक रिपोर्ट लाई गई है। तुम जा सकते हो। कमरे के अंदर से एक कोमल किंतु पर्याप्त आवाज सुनाई दी। आवाज से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वक्ता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। हाँ, ये दास सेवक अब चला जाएगा। नौकरानी ने दरवाजे के सामने सिर झुकाया और हल्के कदमों से वहां से चली गई। आरिफ सम्मानित शाही रक्षक को अपना सम्मान देना चाहता है। नौकरानी के चले जाने के बाद आरिफ ने तुरंत दरवाजे पर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। इन दरवाजों के पीछे एक संत शासक के स्तर का एक सन्यासी रहता था, एक ऐसी इकाई जो अनिवार्यतः सर्वोपरि थी। आरिफ, तुम्हें एक मामला बताना है। वह आदमी अभी भी बहुत धीरे से बोल रहा था, जिससे गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण भाव प्रकट हो रहा था। लालबाग संप्रदाय के संत शासक की तुलना में ये पूरी तरह से अलग था। सम्माननीय शाही संरक्षक, मामला अभी भी वैसा ही है। अपना प्रारंभिक वक्तव्य देने के बाद आरिफ ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने लालबाग संप्रदाय के उग्र मामलों पर जोर देना सुनिश्चित किया और बताया कि कैसे वे शांतिपूर्ण साम्राज्य को अपनी नजरों में बिल्कुल भी स्थान नहीं देते थे। उसकी आंखों में क्रोध को छिपाना कठिन था और अंत में आरिफ ने बताया कि कैसे संत शासक ने स्पष्ट रूप से जाना और स्वीकार किया था कि रुद्र शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक था और फिर भी उसने उसे एक गंभीर घाव दिया था। यहां तक कि कमरे में मौजूद शाही रक्षक को भी आरिफ की कहानी सुनने के बाद काफी गुस्सा आया। लालबाग का संप्रदाय जानता था कि रुद्र हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक था और फिर भी उन्होंने उस पर हमला करने का साहस किया। ये हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के विरुद्ध एक कृत्य है। आरिफ, तुमने उचित कार्य किया। हम शांतिपूर्ण साम्राज्य के लोगों को अपने देश द्वारा अर्जित हजारों वर्षों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम किसी को भी हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य को चुनौती देने या उसका दुश्मन बनने की अनुमति नहीं देंगे। आप पहले जा सकते हैं। मैं बाकी 3 लोगों से चर्चा करूंगा। यहां तक कि कमरे में मौजूद शाही रक्षक को भी आरिफ की कहानी सुनने के बाद काफी गुस्सा आया। लालबाग का संप्रदाय जानता था कि रुद्र हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक था और फिर भी उन्होंने उस पर हमला करने का साहस किया। ये हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के विरुद्ध एक कृत्य है। आरिफ, तुमने उचित कार्य किया। हम शांतिपूर्ण साम्राज्य के लोगों को अपने देश द्वारा अर्जित हजारों वर्षों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम किसी को भी हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य को चुनौती देने या उसका दुश्मन बनने की अनुमति नहीं देंगे। आप पहले जा सकते हैं। मैं बाकी 3 लोगों से चर्चा करूंगा। हाँ, आदरणीय शाही रक्षक, किन शाओफान तब विदा ले रहे होंगे। किन शाओफान ने आदरपूर्वक बात की और फिर शरीर को झुकाकर हल्के कदमों से कमरे से बाहर चले गए। किन शाओफान के जाने के बाद दरवाजे अचानक खुल गए और एक सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी धीरे धीरे बाहर आया। मध्यम आयु का ये व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक का नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद थे। उसके बालों को सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके बाल चांदी के झरने की तरह उसके कंधों पर लटक रहे थे। उस आदमी का चेहरा दृढ़ था। उसकी काली काली आंखों में रात के आकाश के तारों के समान गहराई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे दुनिया को भी छिपा रहे हों, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी से ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक और विशाल दुनिया दिख रही हो। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति राजेंद्र, शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही संरक्षकों में से एक था। राजेंद्र शाही महल के सदस्य थे और 1000 साल पहले राज्य के राजा थे। सिंहासन त्यागने के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक संत शासक के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद से वह राजेंद्र स्वर्ग महल में छिप गया, जहां बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। राजेंद्र अपने कमरे से बाहर निकलकर अन्य महलों की ओर चले गए। केंद्र के ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कई नौकरानियां वहां बातें करती नजर आईं। राजेंद्र स्वर्ग महल में एक दासी के रूप में उनका दर्जा शांतिपूर्ण साम्राज्य में सबसे ऊंचा था।
राजेंद्र हेवन पैलेस में साफ सफाई और अन्य रोजमर्रा के कामों के अलावा करने के लिए ज्यादा काम नहीं थे। शाही संरक्षक अपना सारा समय अपने कमरों में साधना करते हुए बिताते थे तथा किसी भी बड़ी बात को छोड़कर वे कभी बाहर नहीं आते थे। कुछ नौकरानियों को दसियों वर्षों से शाही संरक्षकों में से किसी की भी आवाज नहीं सुनने को मिली थी। जब राजेंद्र बिना किसी आवाज के इन दासियों के सामने आया तो उन्होंने तुरंत अपनी बातचीत रोक दी और आश्चर्य से राजेंद्र को देखने लगी। उस समय तो उनके सबसे बुनियादी शिष्टाचार भी भूल गए थे। यद्यपि कुछ दासियां कई वर्षों से राजेंद्र स्वर्ग महल में थीं, किंतु उन्होंने पहले कभी शाही रक्षक को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उनके अलावा बहुत कम लोग थे जो राजेंद्र स्वर्ग महल में जाते थे, क्योंकि पहले तो बहुत लोगों को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ तक कि बाहर खड़े पहरेदार भी बिना किसी गंभीर घटना की सूचना दिए महल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते थे। जब यह अधेड़ उम्र का आदमी नौकरानियों के सामने आया तो वे कुछ देर के लिए दंग रह गईं। जब से उन्हें राजेंद्र स्वर्ग पैलेस में आने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने कभी किसी अजनबी को वहां प्रवेश करते नहीं देखा था। नौकरानियों पर ध्यान न देते हुए राजेंद्र दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, द्वार बिना किसी आवाज के खुल गए। राजेंद्र को दरवाजे के पीछे से गायब होते देख नौकरानियों को आखिरकार होश आया। आश्चर्यचकित होकर दासियों में से एक ने धीमी सांस ली। हे भगवान, वह सम्मानित शाही रक्षक नहीं हो सकते, है न? ये सुनकर अन्य नौकरानियां तुरंत पीली पड़ गईं। मैंने नहीं सोचा था कि सम्मानित इंपीरियल प्रोटेक्टर वास्तव में बाहर आएंगे। ये सब खत्म हो गया, हमने उनका स्वागत भी नहीं किया। यह शाही रक्षक के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। यदि सम्मानित शाही संरक्षक को ठेस पहुंची तो ये हम सभी के लिए मृत्युदंड योग्य अपराध होगा। राजेंद्र स्वर्ग पैलेस के बाहर द्वार पर खड़े शाही पहरेदारों ने राजेंद्र को देखा और वे भी दंग रह गए। हालांकि उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप सुधार लिया। वे घुटनों के बल बैठ गए। ये छोटा सा अधिकारी आदरणीय शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करता है। कैप्टन गार्ड ने पहले जोरदार आवाज लगाई। वह 100 वर्षों से राजेंद्र स्वर्ग महल की देखरेख कर रहे थे और आखिरी बार उन्होंने शाही संरक्षक राजेंद्र को कम से कम 50 साल पहले देखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति फीनिक्स महाद्वीप के सर्वोच्च संत शासकों में से एक था। ये छोटा अधिकारी आदरणीय शाही संरक्षक को अपना सम्मान अर्पित करता है। जैसे ही शाही कप्तान ने सम्मानित शाही रक्षक कहा, राजेंद्र स्वर्ग महल पर पहरा दे रहे प्रत्येक शाही रक्षक को तुरंत पता चल गया कि यह राजेंद्र कौन है और वे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, उठो। राजेंद्र ने दोनों हथेलियां ऊपर उठा दी, जिससे सैकड़ों शाही रक्षकों को अपने घुटनों के नीचे से एक अचल दबाव महसूस हुआ, जिससे वे ऊपर आ गए। राजेंद्र ने शाही महल का भ्रमण किया और प्रत्येक कदम के साथ वह कुछ दर्जन मीटर आगे बढ़ गए। एक क्षण में वह दूसरे राजेंद्र स्वर्ग महल में पहुंच गया। जब वे राजेंद्र स्वर्ग महल में दाखिल हुए तो 3 बुजुर्ग पहले से ही एक मेज पर इकट्ठे हुए थे। इन तीनों बुजुर्गों ने अपने बाल क्रेन स्टाइल में बांधे हुए थे और इसके अलावा वे देखने में भी उतने असामान्य नहीं थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दिखने में अत्यंत सामान्य था, बिल्कुल एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति की तरह। किनारे पर कई नौकरानियां चाय बनाते समय डर से कांप रही थीं। राजेंद्र ने वहां किसी का अभिवादन भी नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे मेज पर अपने भव्य सिंहासन की ओर चला गया। बड़े किन, आपने हम तीनों को यहाँ किस लिए बुलाया है? एक बुजुर्ग बोला। उसकी आवाज काफी ऊंची थी, मानो वह किसी भोंपू से बोल रहा हो। राजेंद्र ने बोलने से पहले एक क्षण सोचा, यह मुख्य रूप से रुद्र से संबंधित है। उस कथन के बाद उसने अन्य 3 प्राचीनों को बताया कि आरिव ने उससे क्या कहा था। मैंने लाल बाग के इस संप्रदाय के बारे में पहले भी सुना होगा। वे कुछ 1000 साल पहले स्थापित हुए थे, लेकिन उस संत शासक ने केवल 1000 साल पहले ही सफलता हासिल की है। जहां तक मुझे पता है, उनके पास केवल एक ही संत शासक है। फिर भी उनमें अभी भी हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है। एक बुजुर्ग बोले, हम एक भी संत शासक अभी भी हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य को अपमानित करने का साहस करता है। ऐसा लगता है कि हमारे राज्य की 1000 साल की शांति में कई ऐसे गुट हैं जिन्होंने हमें अपनी नजरों से दूर रखना उचित समझा है। राजेंद्र बोले, आप तीनों का क्या सुझाव है कि हम इस बारे में क्या करें? रुद्र में ऐसी प्रतिभा है जो अन्य सभी से बढ़कर है। इतिहास में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो इतनी कम उम्र में स्वर्गीय संत गुरु के दायरे तक पहुंच पाया हो। पवित्र भूमि तक पहुंच के साथ इस बात पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या वह एक संत शासक बन जाएगा। वह बहुत अच्छी तरह से एक संत राजा बन सकता है। इस प्रकार वह हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि लाल बाग संप्रदाय के संत शासक उसके विरुद्ध कार्य करने का साहस करते हैं तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, अन्यथा रुद्र हमसे शिकायत कर सकते हैं। मैं इससे सहमत हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम रेड टाइगर संप्रदाय से शांतिपूर्ण साम्राज्य के सम्मान की रक्षा के लिए निपटते हैं या रुद्र की प्रतिक्रिया के विकल्प के रूप में। हम सभी को इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। क्या आप सभी सहमत हैं? एक अन्य बुजुर्ग बोले। राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, मैं शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही महल का सदस्य था और यह मामला मेरे शांतिपूर्ण साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है।
ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं कुछ न कर सकूं। वहां जाने के लिए बस हैरी और मैं ही पर्याप्त होंगे। वह ऐसा करेगा। आप दोनों के साथ चिंता की कोई बात नहीं होगी, भले ही रेड टाइगर संप्रदाय को बाहरी मदद मिल रही हो। तुम दोनों कब निकलोगे? इस मामले में देरी न करना ही बेहतर है, हम अब चले जाएंगे। अल्पविराम। इसके बाद राजेंद्र और हैरी ने आरिफ को बुलाया। उन्होंने दोनों संत शासकों को शांतिपुर साम्राज्य छोड़ने के लिए अंतरिक्ष द्वार तक ले गए। स्वर्गीय तेजपुर राज्य के शाही महल के मध्य में एक बड़े से मैदान के बीच में मुट्ठी के आकार का एक छेद था। उस छेद में मुट्ठी के आकार का एक और क्रिस्टल था। ठीक उसी समय पहले से साधारण दिखने वाले क्रिस्टल से बहुरंगी रोशनी चमक उठी। उस चमक के बाद उसके ऊपर का स्थान लहरदार और मुड़ने लगा तथा धीरे धीरे 3 मीटर ऊंचा द्वार बन गया। जब अंतरिक्ष द्वार बना तो रुद्र और अन्य 12 व्यक्तियों ने तुरंत इसे महसूस कर लिया। वे तेज गति से महल के बीचों बीच उड़ते हुए उसके ठीक सामने रुक गए। जब अंतरिक्ष द्वार पूरी तरह से स्थिर हो गया तो अंतरिक्ष के भीतर का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। शांतिपुर साम्राज्य का शाही महल। आरिव और शांतिपुर साम्राज्य के 2 शाही रक्षक अंतरिक्ष द्वार से अंदर आए। उनके पार हो जाने के बाद अंतरिक्ष द्वार का अस्तित्व समाप्त हो गया। हम सम्मानित शाही संरक्षकों को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। 12 शाही सलाहकारों ने सलामी में सिर झुकाया। वे सभी शांतिपुर साम्राज्य के थे और शांतिपुर साम्राज्य के पहले 4 शाही संरक्षकों को जानते थे। रुद्र ने आरिफ के पीछे खड़े अधेड़ और बुजुर्ग व्यक्ति को उत्सुकता से देखा। यद्यपि वह जानता था कि वे दोनों ही संत शासक थे, फिर भी उसके हृदय में कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इस प्रकार का अस्तित्व पहले भी कई बार देखा था। सबसे पहले मर्केंड्री सिटी के वे दर्जन भर बुजुर्ग थे और फिर सफेद बाघ शावक रितिका की मां थी। फिर वहां आत्मा वानरों का बूढ़ा वानरों का राजा था। वे सभी संत शासक क्षेत्र के थे। इतने सारे संत शासकों को देखने के बाद रुद्र धीरे धीरे उनके प्रति असंवेदनशील हो गया था और अब वह उतना उत्साहित महसूस नहीं करता था जितना पहली बार उन्हें देखकर हुआ था। दोनों संत शासकों की नजरें रुद्र पर टिक गईं। तभी बुजुर्ग शासक मुस्कुराया, तुम अवश्य रुद्र हो। रुद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ये रुद्र है, मैं अपने वरिष्ठों को सम्मान देता हूं। रुद्र, विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं राजेंद्र हूं, शांतिपुर साम्राज्य का 173वीं पीढ़ी का राजा। मेरे बगल में हैरी है, हालांकि वह हमारे राज्य का नहीं है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राजेंद्र मुस्कुराया और रुद्र से ऐसे बात की जैसे वे दोनों बराबरी पर हों। शांतिपुर साम्राज्य की दृष्टि में रुद्र राज्य का भावी स्तंभ था। यद्यपि शांतिपुर साम्राज्य में वर्तमान में 4 संत शासक थे, लेकिन वे हमेशा जीवित नहीं रहे। एक दिन उनके जीवन का अंत होने का समय आएगा। ये देखकर कि ये दोनों संत शासक कितने मिलनसार और मिलनसार थे, रुद्र को उन दोनों के बारे में पहली नजर में बहुत अच्छी धारणा बनी। इसके तुरंत बाद अभिवादन और वार्तालाप हुआ, जिसके बाद दोनों संत शासक समस्या के मूल तक पहुंचे। रुद्र, हम दोनों को पहले से ही लाल बाग संप्रदाय के आक्रमणों के बारे में पता है। हमारा शांतिपुर साम्राज्य निश्चित रूप से मामले को यही नहीं छोड़ेगा। आप रास्ता दिखा सकते हैं और हम उस संत शासक से मिलेंगे और उससे निपटेंगे। 2 संत शासकों के आगमन से रुद्र में काफी आत्मविश्वास पैदा हो गया था। अब उसके हृदय में लाल बाग के संप्रदाय का भय नहीं रहा। उनके पहुंचने के बाद पूरा समूह संप्रदाय की ओर चल पड़ा, जिसमें 2 संत शासक आगे चल रहे थे। एक दिन बाद रुद्र और शांतिपुर साम्राज्य के अन्य लोग एक बार फिर लाल बाग संप्रदाय में पहुंचे। पहाड़ पर संप्रदाय की ऊंची इमारतें देखकर किसी के भी दिल में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। संत शासक द्वारा उन पर एक बार जो दबाव डाला गया था, वह बिना किसी निशान के खत्म हो गया। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि शांतिपुर साम्राज्य से आए 2 संत शासकों ने लाल बाग संप्रदाय के एक संत पर पूरी तरह से प्रभुत्व जमा लिया था। शांतिपुर साम्राज्य से आए सम्मानित अतिथिगण, यदि आप इच्छुक हों तो कृपया लाल बाग संप्रदाय में आकर बैठें। जब सभी लोग पहाड़ी द्वार के करीब पहुंच गए तो संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से से एक शांत बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। ये लाल बाग संप्रदाय के संत शासक की आवाज थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शांतिपुर साम्राज्य के 2 संत शासकों के साथ काम कर रहा था, लेकिन लाल बाग संप्रदाय के संत शासक का रवैया पूरी तरह से गायब हो गया था। कई दिन पहले रुद्र और अन्य स्वर्गीय संत गुरु ये पता लगाने में असमर्थ थे कि संत शासक की आवाज कहां से आ रही थी। हालांकि इस बार वे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे कि यह संप्रदाय के भीतर से आ रही थी। संत शासक की आवाज संप्रदाय के कई व्यक्तियों के कानों तक पहुंच गई थी। वे लोग सदमे में एक के बाद एक इमारतों से बाहर निकले और दूर उड़ते हुए लोगों के समूह को गंभीरता से देखने लगे। जब संप्रदाय प्रमुख क्रिस और अन्य स्वर्गीय संत गुरुओं ने संत शासक को बोलते सुना तो वे विशेष रूप से गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यदि संत शासक किसी को सम्मानित अतिथि कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे उनके बराबर हैं। इसके अलावा वे 2 थे, जिसका अर्थ था कि उन पर महसूस किया जाने वाला दबाव बहुत अधिक बढ़ गया था। राजेंद्र ने लाल बाग संप्रदाय को गहराई से देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दी, आप सभी यहीं रहें। हैरी और मैं उस संत शासक से मिलने के लिए अंदर जाएंगे। उसके बाद राजेंद्र और हैरी दोनों प्रकाश की 2 धाराओं में परिवर्तित हो गए और अविश्वसनीय गति से संप्रदाय की ओर चले।
उनकी गति इतनी तेज थी कि उनके शरीर के आसपास का स्थान भी थोड़ा विकृत होने लगा। उस क्षण में शांतिपुरमा साम्राज्य के संत शासकों की दो आकृतियां रुद्र की दृष्टि से ओझल हो गईं। उनकी गति इतनी तेज थी कि रुद्र भी आश्चर्यचकित हो गया। रुद्र और अन्य लोग उस शिविर की ओर उत्सुकता से देखने लगे जहां संप्रदाय था। आपको क्या लगता है कि दोनों सम्मानित शाही संरक्षक इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? वेदा ने पूछा। ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। रेड टाइगर संप्रदाय महाद्वीप पर एक प्रमुख संप्रदाय हो सकता है, लेकिन उनका केवल एक ही संत शासक है। वे हमारे शांतिपुरमा साम्राज्य की बराबरी कैसे कर सकते हैं? हमारे राज्य का सम्मान इतनी आसानी से भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं देख सकता हूं कि यदि रेड टाइगर संप्रदाय शांतिपूर्वक इससे बाहर निकलना चाहता है तो उनके पास भारी कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शाही सलाहकारों में से एक ने बात की। सही, अब जबकि दो शाही संरक्षक व्यक्तिगत रूप से आ चुके हैं, लाल बाग संप्रदाय के संत शासक की हिम्मत नहीं होगी कि वह कई दिनों पहले जैसा रवैया अपनाए रखें, अन्यथा लाल बाग संप्रदाय आज ही जमीन पर धराशायी हो जाएगा। मैं इसके लिए उत्सुक हूं। लाल बाग के संप्रदाय का विनाश बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो बात सचमुच महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें संत शासकों के बीच लड़ाई देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं कई वर्षों से जीवित हूं, लेकिन मैंने पहले कभी संत शासकों के बीच लड़ाई नहीं देखी। अनिल खुशी से मुस्कुराया। ये सुनकर आरुष भी सहमत हो गया। हाँ, मैं चाहता हूं कि संत शासक अडिग रहें। इस तरह हम एक संत शासक की ताकत देख पाएंगे। दोनों भाइयों की आंखों में आशा भरी चमक थी और वे शांतिपुरमा साम्राज्य के दो संत शासकों को लाल बाग संप्रदाय के संत शासक के खिलाफ लड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। दोनों की बातें सुनकर साहिल का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और वह गुर्राते हुए बोला, तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या तुम दोनों शाही संरक्षकों के मामलों पर चर्चा करने में भी सक्षम हो? अनिल और आरुष दोनों ही साहिल का बहुत सम्मान करते थे। कुछ शब्द कहने के बाद अनिल और आरुष तुरंत चुप हो गए। यद्यपि वे सभी स्वर्ग संत गुरु थे, फिर भी दोनों भाइयों ने अपने पिता के विरुद्ध जाने का साहस नहीं किया। उसके बाद किसी ने भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। वे चुपचाप लाल बाग संप्रदाय के ऊपर खाली स्थान को देखते रहे। उनमें से कई लोगों ने पहले ही अच्छे प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर दी थी, जिससे वे काफी आशान्वित थे। इस शांत क्षण में ऐसा लग रहा था जैसे समय तेजी से बीत गया हो। अनजाने में ही मोमबत्ती की बत्ती के बराबर समय बीत गया था, लेकिन संप्रदाय के भीतर से कोई विस्फोट या युद्ध की आवाजें देखने या सुनने को नहीं मिली थीं। युद्ध की उपस्थिति का एक कण भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में सब कुछ शांत हो। संप्रदाय में शांति का दौर देखकर रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने महसूस किया कि यह उनकी कल्पना से अलग था। वहां खड़े खड़े ही 2 घंटे बीत गए और फिर शांतिपुरमा साम्राज्य के 2 संत शासक अंततः बाहर आ गए। ये दृश्य देखकर रुद्र के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए निराशा की झलक दिखी तथा फिर वह तुरंत गायब हो गया। दोनों संत शासकों का इस स्थिति से निपटने का तरीका रुद्र की अपेक्षा से काफी अलग था। उनके मन में यह बात थी कि वह इस तरह के मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आखिरकार लाल बाग संप्रदाय के संत शासक द्वारा उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया था। यदि संत शासक को अपनी शाही रक्षक की उपाधि का भय न होता तो शायद रुद्र उस दिन संप्रदाय को छोड़ नहीं पाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाल बाग संप्रदाय के संत शासक ने रुद्र की नीली और बैंगनी तलवार आत्माओं की शक्ति की गहरी लालसा की थी। दोनों संत शासक सबके सामने आए, लेकिन उनके चेहरे काफी अस्वस्थ और उदास थे। राजेंद्र की गहरी आंखों में विशेष रूप से एक ठंडी चमक थी। 13 स्वर्गीय संत गुरुओं और रुद्र ने उनकी शारीरिक भाषा से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। दोनों संत शासकों की ऐसी स्थिति देखकर सभी लोग क्षण भर के लिए चुप हो गए, फिर तुरंत गंभीर हो गए। उन सभी को एहसास हो गया कि स्थिति में कुछ भयावह या अवांछित मोड़ आना ही था। वरिष्ठ जनों, इस मामले का नतीजा क्या है? रुद्र बिना पूछे न रह सका। इस समूह में केवल उनकी ही पहचान थी जो बोलने लायक थी। यदि ऐसा उन्होंने नहीं किया होता तो यह उपयुक्त नहीं होता। राजेंद्र बोले, रुद्र, लाल बाग संप्रदाय के साथ आपकी शिकायतें यहीं समाप्त होती हैं। ये सुनकर रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया। बुदबुदाते हुए उसने पूछा, वरिष्ठों, क्या ऐसा हो सकता है कि लाल बाग का संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि वरिष्ठ लोग उससे डरें? राजेंद्र ने सिर हिलाया, ये बात नहीं है। लाल बाग संप्रदाय के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी एक रहस्य का खुलासा होना बाकी है। रुद्र, हम दोनों सीधे शांतिपुरमा राज्य की ओर चलेंगे और पहले विदा लेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा मंगलमय हो। रुद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़े। सम्मानित शाही संरक्षकों की यात्रा मंगलमय हो। 13 स्वर्गीय संत गुरुओं ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। राजेंद्र ने उन 13 व्यक्तियों को घूरते हुए कहा, शाही रक्षक रुद्र की मदद करो ताकि वे यहाँ के बाकी काम निपटा लें और काम पूरा होने पर वापस आ जाएं। इसके साथ ही राजेंद्र और हैरी तुरंत वहां से चले गए। उनकी गति बहुत तेज थी और उसी क्षण वे शीघ्रता से क्षितिज में गायब हो गए। दोनों संत शासकों को दूर जाते देख रुद्र और अन्य 13 को अस्वस्थता महसूस हुई। दोनों संत शासकों के दिखावे से हर कोई यह बता सकता था कि कुछ भयानक घटित हुआ होगा और इसका शांतिपुरमा साम्राज्य से संबंध होगा। तो फिर चलो वापस चलें। रुद्र ने सबको बुलाया और जाने को तैयार हो गया।
आशा है कि सभी लोग यहाँ थोड़ी देर और रुकें। अचानक पीछे से एक आवाज आई। हर कोई संप्रदाय प्रमुख क्रिस को उड़ते हुए बाहर आते देख सकता था। वह रुद्र के सामने चढ़ गया। संप्रदाय प्रमुख क्रिस को देखकर रुद्र का चेहरा काला पड़ गया और वह ठंडे स्वर में बोला, संप्रदाय प्रमुख क्रिस, आपको क्या काम है? यदि ये तथ्य न होता कि उसके पीछे संप्रदाय में एक संत शासक छिपा हुआ था, तो रुद्र क्रिस को और अधिक गंभीर क्षति पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री भरी मुस्कान थी, जैसे वह कुछ दिन पहले हुई बातों को पूरी तरह भूल गया हो। अपने हाथों को सहलाते हुए उन्होंने कहा, शाही रक्षक, हमारे वरिष्ठ संप्रदाय गुरु की इच्छा है कि आप कुछ समय के लिए हमारे संप्रदाय में बैठें। ये सुनकर रुद्र चौंक गया, जबकि शांतिपुरमा साम्राज्य के अन्य 13 व्यक्तियों के चेहरे पर तुरंत उदासी और ठंड के भाव दिखाई दिए। अपने आसपास के सभी लोगों की शत्रुता को महसूस करते हुए क्रिस ने हल्की मुस्कान बिखेरी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे वरिष्ठ संप्रदाय गुरु केवल शाही संरक्षक के साथ बातचीत करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ सद्भावना बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे यह शाही संरक्षक के लिए प्रतिकूल हो जाए। आखिरकार हमारा संप्रदाय आपके शांतिपुरमा साम्राज्य का दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करता। 13 ने अपने चेहरों से तनाव कम होते महसूस किया, लेकिन वे एक के बाद एक रुद्र की ओर देखने लगे। यदि किसी और ने पूछा होता तो वे रुद्र के लिए मना कर देते, लेकिन यह अनुरोध एक शत्रु संत शासक की ओर से आया था। रुद्र हिचकिचाया। वह नहीं जानता था कि संत शासक ने ऐसा क्या किया था कि शांतिपुरमा साम्राज्य के 2 संत शासकों ने इस मामले में अपना प्रयास छोड़ दिया, लेकिन राजेंद्र ने जो शब्द पहले कहे थे, उनसे रुद्र को सांत्वना मिली। लाल बाग के संप्रदाय के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। ये बात मन में रखते हुए रुद्र को थोड़ी राहत महसूस हुई। कृष के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए उसने कहा, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं, रुद्र, आपके लाल बाग संप्रदाय से डर गया हूं। बस इतना ही। यदि आपके बड़े संप्रदाय गुरु मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं देखूंगा कि वह मुझसे किस विषय पर बात करना चाहते हैं। रुद्र 13 स्वर्गीय संत गुरुओं की ओर मुड़ा, कुछ देर यहीं रुको, मैं अंदर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए रुद्र ने एक क्षण की भी देरी नहीं की और सीधे संप्रदाय के भीतर ओर चले। कृष के नेतृत्व में रुद्र संप्रदाय के पीछे स्थित पर्वत पर पहुंचे और अंततः एक गुफा के सामने रुक गए। शाही रक्षक, बड़े संप्रदाय प्रमुख इस स्थान पर हैं। मुझे डर है कि मैं आपके साथ इस गुफा में नहीं जा सकता। क्रिस ने प्रवेश द्वार के बाहर ही रुद्र से बात की। रुद्र ने एक शब्द भी नहीं बोला और अकेले ही गुफा में चला गया। 100 मीटर के गलियारे से गुजरते हुए वह अंततः पहाड़ के भीतर एक विशाल स्थान पर पहुंच गया। यह अच्छी तरह से प्रकाशित था और मुट्ठी के आकार के असंख्य रात्रि मोती गुफा की छत पर सजे हुए थे, जिससे पूरे स्थान को कुछ प्रकाश मिल रहा था। गुफा की व्यवस्था सरल थी। बीच में एक साधारण पत्थर की मेज बनी हुई थी और मेज पर धूल की एक परत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। स्पष्टतः इस गुफा की बहुत लंबे समय से सफाई नहीं की गई थी। न केवल मेज ऐसी थी, बल्कि मैदान भी इसका अपवाद नहीं था। जब भी रुद्र एक कदम आगे बढ़ता तो उसके पीछे एक स्पष्ट पदचिह्न दिखाई देता। रुद्र ने इधर उधर नजर घुमाई तो पाया कि यहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसे संदेह होने वाला था, उस ओर से एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी, जहां एक पत्थर का दरवाजा खुलने लगा था, जिससे एक काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति रुद्र के सामने प्रकट हुआ। इस बुजुर्ग के बाल क्रेन स्टाइल के थे और वह काफी लंबा और मजबूत था। उसकी पीठ भालू जैसी और कंधे बाघ जैसे बने थे। वहां खड़े होकर वह लगभग 2 मीटर ऊंचे एक ऊंचे ढाल की तरह लग रहे थे। उनकी ऊंचाई रुद्र से लगभग 1 सिर अधिक थी। इस वृद्ध को देखकर रुद्र की आंखों में एक भयंकर चमक उठी, जिसे देख पाना कठिन नहीं था। ये जानने के लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी कि यह बुजुर्ग व्यक्ति निस्संदेह लाल बाग संप्रदाय का संत शासक था। रुद्र चुपचाप वहीं खड़े रहे और बिना अभिवादन या हरकत के संत शासक को देखते रहे। इस संत शासक के प्रति कोई सद्भावना महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल किए जाने की स्मृति अभी भी रुद्र के मन में ताजा थी। बड़े बाबू ने रुद्र की खामोशी और सुस्त चाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह रुद्र को अपनी अप्राकृतिक गहरी नजरों से देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वे रुद्र के रहस्यों को बिना चूके ही जान सकते थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप एक स्वर्गीय संत गुरु होने के साथ साथ शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही रक्षक भी हैं। ऐसी प्रतिभा के साथ जो अन्य सभी से बढ़कर है, किसी इतने कम उम्र के व्यक्ति को स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र में कदम रखते देखना अभी भी दुर्लभ है। जब संत राजा ने रुद्र का कोई उत्तर नहीं देखा तो उन्होंने अपनी बात रोक दी, लेकिन बाद में पुनः बोलना जारी रखा। पृथ्वी संत गुरु से स्वर्ग संत गुरु तक पहुंचने के लिए जीवन या मृत्यु की सीमा पार करनी होती है। ये सीमा खतरे का एकमात्र समय है जिसे साधक अपनी प्रगति में अनुभव करता है। एक पृथ्वी संत मास्टर को स्वर्ग संत मास्टर बनने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। ये कदम कुछ ऐसा है जिसे असंख्य प्रतिभाशाली पृथ्वी संत मास्टर्स पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार उनकी राह यहीं समाप्त हो जाती है। केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग इस बाधा को पार कर पाते हैं और स्वर्गीय संत गुरुओं के दायरे में अगला कदम रख पाते हैं। स्वर्गीय संत गुरु के लिए संत शासक बनने की सफलता प्राप्त करना पिछली 2 बाधाओं से भी अधिक कठिन है।
क्योंकि एक संत शासक बनने के लिए व्यक्ति को संसार के रहस्यों को समझने में सक्षम होना चाहिए। संसार के ये रहस्य संसार की ऊर्जाओं से कहीं अधिक जटिल हैं, इन्हें न समझ पाने की कमी को साधना प्रतिभा पूरी नहीं कर सकेगी। फीनिक्स महाद्वीप में अद्वितीय प्रतिभा वाले लोग बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जो 50 वर्ष से कम आयु में ही स्वर्ग संत मास्टर बन गए हैं। ऐसा करने वालों में से जो संत शासक बन गए उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। हालांकि उनमें से भी कई ऐसे हैं जो बीच रास्ते में ही भटक गए और दुनिया के रहस्यों को समझने में असमर्थ रहे और एक स्वर्गीय संत गुरु बनकर रह गए। ये सुनकर रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं और वह भावशून्य होकर बोला, वरिष्ठ, क्या आपने मुझे ये जानकारी देने के लिए यहाँ बुलाया था? संत शासक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी मत करो रुद्र, पहले मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि आप हाल ही में आयोजित भाड़े के सैनिकों की सभा में नंबर 1 भाड़े के सैनिक हैं और आप खेती करने के लिए पवित्र भूमि में प्रवेश करने में सक्षम थे। हालांकि महाद्वीप पर यह किंवदंती है कि जो कोई भी पवित्र भूमि में प्रवेश करने में सक्षम होगा वह बाद में संत शासक बनने में सफल होगा, ये केवल एक संभावना है। इस बात पर विचार करें कि भाड़े के सैनिकों का शहर इस महाद्वीप पर कितने समय से अस्तित्व में है तथा कितनी बार कोई व्यक्ति हर 50 वर्ष में खेती करने के लिए पवित्र भूमि में प्रवेश कर पाता था। इसके निर्माण के बाद से इतने वर्ष बीत चुके हैं, पवित्र भूमि में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन अंत में उनमें से कितने लोग संत शासक बनने में कामयाब रहे? संत शासक ने रुद्र की ओर देखा और बोलना जारी रखा, रुद्र, मेरे पास एक पुस्तक है जो मुझे कई 100 साल पहले एक गुफा में मिली थी जो एक संत शासक की थी। इस पुस्तक में एक स्वर्गीय संत गुरु की अनुभूतियां हैं जो एक संत शासक बन गए और वर्षों पहले मैंने इसी पर अध्ययन करके संत शासक बनने की दिशा में सफलता प्राप्त की थी। यद्यपि यह स्क्रॉल एक संत शासक के लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन यह एक स्वर्गीय संत मास्टर के लिए खजाने के बीच एक खजाना है, क्योंकि यह स्क्रॉल एक संत शासक के मार्ग का एक शॉर्टकट है। ये सुनकर रुद्र को कमोबेश ये पता चल गया कि संत शासक क्या योजना बना रहे थे। उसके मुंह पर बर्फीली मुस्कान फैल गई। वरिष्ठ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ पाने के बदले में ये स्क्रॉल मुझे देना चाहते हैं? ठीक। सही। संत शासक ने इधर उधर की बातें करना छोड़ दिया और सीधे वही कहना शुरू किया जो वह कहना चाहते थे। रुद्र, ये बुरा आदमी तुम्हें ये पुस्तक निःशुल्क दे सकता है, लेकिन एक शर्त पर। ये बुरा आदमी उस रहस्यमयी शक्ति के रहस्य के बारे में जानना चाहता है। इस रहस्य को कोई कहां से प्राप्त कर सकेगा और इसके रहस्यों को कोई कैसे विकसित कर सकेगा? रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। क्षमा करें सीनियर, कृपया इसको उत्तर न दे पाने के लिए क्षमा करें। संत शासक क्रोधित नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस परिणाम की भविष्यवाणी कर ली थी और धैर्यपूर्वक समझाया, रुद्र, इस सौदे पर थोड़ी देर विचार करो। यद्यपि आप उस ऊर्जा के साथ संत शासकों के नीचे सबसे मजबूत हो सकते हैं, फिर भी आप संत शासक के सामने एक कमजोर छोटी चींटी हैं। उस रहस्यमय ऊर्जा को एक संत शासक बनने के शॉर्टकट से बदलने से आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा, इसमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ, यदि और कुछ कहने की आवश्यकता न हो तो मैं विदा लेता हूं। रुद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़े और जाने के लिए तैयार हो गया। रुद्र, यदि तुम अब भी इस लेन देन से संतुष्ट नहीं हो तो मैं एक अतिरिक्त वस्तु जोड़ दूंगा। संत शासक अड़े हुए थे और वास्तव में रुद्र की शक्ति के पीछे के रहस्य को जानना चाहते थे। रुद्र को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन संत शासक के लिए नीला और बैंगनी तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा के बारे में जानना अच्छी बात नहीं थी। अपनी चिंताओं के बावजूद रुद्र ने हार नहीं मानी। मैं वरिष्ठ को निराश करने से डरता हूं, लेकिन चाहे आप मुझे कितना भी अमूल्य खजाना दें, मैं अपने रहस्यों का खुलासा नहीं करूंगा। सीनियर, कृपया इसे छोड़ दीजिए। इतना कहकर रुद्र पलटा और चला गया। दूसरा व्यक्ति एक संत शासक होने के बावजूद उसे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। रुद्र के चले जाने के बाद संत शासक की गर्मजोशी भरी अभिव्यक्ति तुरंत ही शांत हो गई। रुद्र की लुप्त होती आकृति को घूरते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। यदि तुम मेरा टोस्ट लेने से मना करते हो तो इसके बजाय शराब ले लो। इसके साथ ही गुफा के भीतर का स्थान तुरंत जम गया और ऐसा लगा कि समय पूरी तरह रुक गया है। संप्रदाय छोड़ने के बाद रुद्र का हृदय दृढ़ हो गया। अब जबकि लाल बाग संप्रदाय के संत शासक नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा के बारे में सोच रहे थे, ये रुद्र के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है। यद्यपि उसे शांतिपूर्ण साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था, फिर भी लाल बाग संप्रदाय उसके विरुद्ध गुप्त कदम उठाने से नहीं डरता था। रुद्र वेधा और अन्य लोगों के साथ पुनः एकत्रित हो गया। जब उन्होंने देखा कि रुद्र कितने गंभीर थे तो किसी ने तुरंत चिंतित होकर पूछा, शाही रक्षक, क्या संत शासक ने आपके साथ कुछ नहीं किया? वह मेरी शक्ति का लालच करता है, रुद्र ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर दर्जन भर शाही सलाहकारों के होश उड़ गए। एक संत शासक की किसी पर नजर रखना अच्छी बात नहीं थी। इसके अलावा वे सभी यह भविष्यवाणी कर सकते थे कि इसके समाप्त होने के बाद क्या होगा। शाही रक्षक, हमें शांतिपूर्ण साम्राज्य की ओर वापस लौटना चाहिए। वहां लाल बाग का संप्रदाय आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। नयन ने प्रस्ताव रखा। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। खैर, हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए।
पहले यह बात छोड़ दें, ये स्पष्ट नहीं है कि जिन चीजों से हम डरते हैं वे अनावश्यक हैं या नहीं। रुद्र बोला। एक दिन बाद लोगों का समूह स्वर्गीय तेजपुर राज्य के शाही महल में वापस पहुंचा। जैसे ही वे नीचे उतरे, एक चांदी के कवच वाला सिपाही दौड़ता हुआ आया और रुद्र के सामने घुटने टेक कर बोला, सम्मानित शाही रक्षक के लिए एक रिपोर्ट। खजाना पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। सभी सामग्रियों को स्पेस रिंग्स के भीतर रख दिया गया है और वे परिवहन के लिए तैयार हैं। रुद्र ने स्पेस रिंग ली और उसके अंदर की सामग्री का निरीक्षण किया। वास्तव में वहां पर कठोर इस्पात के ढेर थे जो एक छोटी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते थे। रुद्र ने अंतरिक्ष वलय अपने पास रख लिया और प्रत्येक सैनिक से कहा, सभी लोग एकत्र हो जाओ और मगध साम्राज्य में लौट जाओ। स्वर्गीय तेजपुर राज्य के भीतर के मामले बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे और लाल बाग के संप्रदाय के साथ व्यापार अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। यहाँ अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए रुद्र और समूह की शाही महल में रहने की कोई इच्छा भी नहीं थी। वे तुरंत महल छोड़कर मगध साम्राज्य में लौट आए। इस बार पूरा समूह दो रास्तों में बंट गया। रुद्र और शाही सलाहकार एक साथ हवा के माध्यम से मगध साम्राज्य की ओर यात्रा कर रहे थे, जबकि 3 सेनापति अपने 100 कुलीन सैनिकों के साथ, जो अपने जादुई जानवरों पर सवार थे, जमीन पर मगध साम्राज्य की ओर यात्रा कर रहे थे। हवा में उड़ने की तीव्र गति से रुद्र और 10 अन्य व्यक्तियों ने मगध साम्राज्य में वापस पहुंचने से पहले केवल 2 दिन का समय बर्बाद किया था। जब वे रामगढ़ शहर में उतरे तो उनका स्वागत 500,000 पूर्वी देवता सैनिकों ने किया जो उनसे कई दिन पहले लौट आए थे। इस समय सभी सैनिक रामगढ़ शहर के पास एक बड़े शिविर में एकत्रित थे। रुद्र और शांतिपुर साम्राज्य के अन्य 10 व्यक्ति रामगढ़ शहर में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे सेन मनों में उतरे। सेन मैनर का निर्माण भी कई दिन पहले ही पूरा हो चुका था। इसका आकार पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना हो गया था और अब एक विशाल सड़क इसके बाहरी भाग को घेरे हुए थी। जागीर के लिए समारोह आयोजित नहीं किया गया था क्योंकि सेन वंश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आया था। सेन कबीले के परिवार और रक्षक इस दौरान सराय में ही रहे। समारोह शुरू होने से पहले किसी ने भी मनों में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। ये फीनिक्स महाद्वीप की उन परंपराओं में से एक थी जिसे तोड़ने का उन्हें डर था। जैसे ही रुद्र और उसका समूह जमीन पर उतरा, लोगों का एक और समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। समूह का नेतृत्व राठौर सेन और सुमति कर रहे थे। मल्लिक और कई अन्य बुजुर्ग लोग भी पीछे से उनके पीछे चले गए। 10 शाही सलाहकारों को चंद्रमा के चारों ओर सितारों की तरह रुद्र के चारों ओर इकट्ठा होते देखकर राठौर सेन ने अपनी आंखों में अत्यधिक गर्व का भाव प्रदर्शित किया। हंसते हुए वह बोला, जियानगर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगी। हम खुद भी 2 घंटे पहले ही लौटे हैं। अपने माता पिता को देखकर रुद्र को तुरंत खुशी महसूस हुई और वह मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, माता। जियानगर, स्वर्गीय तेजपुर राज्य के मामले अब सुलझ गए हैं, है ना? मुझे आशा है कि कोई समस्या नहीं हुई होगी। राठौर सेन ने चिंता से पूछा। हर चीज का ध्यान रखा गया है। पिताजी को अब इन मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने एक सुखद मुस्कान दी। वह लाल बाग संप्रदाय के साथ घटित मामलों के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता और भी अधिक चिंतित होंगे। तो फिर ठीक है जियांग, मनों का पुनर्निर्माण किया गया है। अब जब आप लौट आए हैं तो हम 3 दिन में आधिकारिक समारोह आयोजित करेंगे। जियांगर, क्या तुम कुछ कहना चाहती थी? राठौर सेन बोले। अपने ही पुत्र के सामने ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कबीले के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति को भूल गए और उन्होंने चर्चा का पूरा जिम्मा रुद्र को सौंप दिया। पिताजी, जब तक आप मेजबान हैं तब तक सब ठीक है। रुद्र मुस्कुराया। तो फिर ऐसा ही होगा। अब जब यह मामला खत्म हो गया है चांगभू जी, तो मुझे निमंत्रण भेजकर आपको परेशान करना पड़ेगा। कृपया मगध साम्राज्य के अधिकारियों को 3 दिन में सेन मनों के आधिकारिक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। राठौर सेन जोर से हंस पड़े। मगध साम्राज्य में सेन वंश की स्थिति पहले से बहुत भिन्न थी। उद्घाटन समारोह अत्यंत भव्य था और राज्य के प्रत्येक प्रमुख पक्ष को आमंत्रित किया गया था, यहाँ तक कि मयूर संप्रदाय भी, जिसने सेन वंश के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी, कोई अपवाद नहीं था। जिन लोगों को भी निमंत्रण मिला था उनमें से किसी ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। निमंत्रण भेजे जाने के बाद पहले ही दिन रामगढ़ शहर में काफी संख्या में लोग आ गए थे। ये सभी लोग अपने अपने कुलों या परिवारों के सबसे मजबूत प्रतिनिधि थे और वे माननीय सेन कुल को सम्मान देने के लिए यहाँ आए थे। एक अतिरिक्त मिशन के रूप में वे उनके प्रति मित्रतापूर्ण इरादे दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस बार मगध साम्राज्य के निवासी ही एकमात्र ऐसे लोग नहीं थे जो शांतिपुर साम्राज्य और मगध साम्राज्य के स्वर्गीय तेजपुर साम्राज्य तक के सफर के बारे में जानते थे। आसपास के सभी राज्यों को भी इसकी जानकारी मिल गई थी। इसने अधिक प्रभावशाली गुटों में भी ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि पूर्वी देवता की तलवारों की गति की भी जांच की गई थी, इससे पहले कि सभी लोग चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। शांतिपुर साम्राज्य द्वारा मगध साम्राज्य की सहायता करने का कारण सेन वंश था। इसलिए जिन लोगों को सेन कबीले के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था
वे भी कबीले को भेंट करने के लिए बहुत सारे कीमती उपहार लेकर उन लोगों के साथ उपस्थित हुए जिन्हें आमंत्रित किया गया था। रामगढ़ शहर में सभी प्रकार के कुलीन लोग आए तथा शहर के प्रत्येक सराय को अपने व्यापार के इतिहास में समृद्धि के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। कुछ सराय एक ही दिन में पूरी तरह भर गईं, जिससे कई भाड़े के सैनिकों के पास शहर के बाहरी इलाकों में डेरा डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जो मेहमान देर से पहुंचे थे, जब उन्होंने भीड़ भाड़ वाली सराय देखी तो उनके चेहरे पर लाचारी के भाव थे। अंत में उन्हें भाड़े के सैनिकों की बात माननी पड़ी और अन्याय की भावना के साथ एक खुले मैदान में शिविर स्थापित करना पड़ा। उन्हें बधाई देने के लिए आने वाले लोगों की भारी संख्या के कारण पूरा सेन कबीला वापस बुला लिया गया, लेकिन चांग बाई की सावधानीपूर्वक व्यवस्था के तहत वह पूरे बोझ को आसपास की सड़कों तक फैलाने में सक्षम हो गया। अब वहां 1000 से भी अधिक टेबलें थीं और रामगढ़ शहर से प्रत्येक शेफ को मदद के लिए रखा गया था। 3 दिन बाद सेन वंश का भोज अंततः शुरू हुआ, लेकिन औपचारिक मेजबान राठौड़ सेन थे, जबकि रुद्र स्वयं दृष्टि से छिपे हुए थे। इससे कई लोग जो रुद्र को देखने के लिए उत्सुक थे, निराश हो गए। मनों के उद्घाटन का समारोह भव्य था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। एक ही दिन में ये खत्म हो गया। दूसरे दिन वहां आने वाले सभी लोग एक एक करके चले गए। समारोह समाप्त होने के बाद सेन कबीले के लोग अंततः आधिकारिक रूप से आगे बढ़ने लगे और कुछ और गार्डों की भर्ती करने लगे। यद्यपि सेन वंश सुप्रसिद्ध था तथा मगध साम्राज्य में कोई भी उनके विरुद्ध जाने का साहस नहीं करता था, फिर भी अभी बहुत काम किया जाना बाकी था। नवनिर्मित सेन कबीले के केंद्र में रुद्र के लिए एक भव्य हॉल बनाया गया था, जिसका प्रस्ताव कबीले के बुजुर्गों द्वारा दिया गया था। ये स्थान विशेष रूप से रुद्र के उपयोग के लिए बनाया गया था और इसका न केवल बाहरी भाग भव्य था, बल्कि आंतरिक डिजाइन और सजावट भी शानदार थी। इस समय रुद्र, आध्या, राजीव, फकीर, दक्ष, ऋत्विक और बिमल सभी एक गोल मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। उसी समय एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। चौथे मालिक के लिए एक रिपोर्ट है। यहाँ आपसे मिलने के लिए 2 मेहमान आए हैं जिनके नाम बड़े जलधर और बड़े महेंद्र हैं। क्या? बुजुर्ग जलधारा और महेंद्र? रुद्र चौंक गया। वे दोनों बुजुर्ग कुमार परिवार से थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वे दोनों उसे ढूंढने की पहल करेंगे। क्या वे संत शासक के कंकाल के लिए यहाँ हो सकते हैं? रुद्र उदास भाव से सोचने से खुद को रोक नहीं सका। रुद्र, ये 2 बुजुर्ग कौन हैं? वे मित्र हैं या शत्रु? राजीव ने पूछा। रुद्र ने झिझकते हुए कहा, पुराने परिचित। यदि सभी लोग अभी यहाँ बैठ सकें तो मैं पहले विदा लूंगा। ऐसा कहकर रुद्र तुरंत कमरे से बाहर निकलकर सेन मनों के द्वार पर चला गया, जहां 2 बुजुर्ग जलधारा और महेंद्र इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की तथा ऐसा लगा कि वे मिलनसार और मित्रवत व्यक्ति हैं। वरिष्ठों, आज कौन सी हवा तुम दोनों को मेरे घर तक ले आए है? ये सचमुच आश्चर्यचकित करने वाली बात है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए दोनों का अभिवादन किया। हाँ, चौथे गुरु, शायद क्या हमें यहाँ आने का स्वागत नहीं है? बड़े जलधर ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। रुद्र के स्थान पर चौथे स्वामी की उपाधि का प्रयोग करना रुद्र से उनकी उचित उपाधि से बात करने का संकेत था। वरिष्ठों का निश्चित रूप से स्वागत है, कृपया अंदर आएं। रुद्र ने सौहार्दपूर्वक मुस्कुराते हुए दोनों बुजुर्गों को जागीर के अंदर ले गया। एक निजी कमरे में तीनों लोग बैठ गए। तभी रुद्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वरिष्ठों, मुझे लगता है कि आप संत शासक के कंकाल के लिए यहाँ नहीं आए हैं। दोनों बुजुर्ग हंसने लगे। तभी बड़े जलधर ने जवाब दिया, चौथे मालिक को गलतफहमी हो गई है। हम दोनों यहाँ केवल दर्शन के लिए आए हैं, कंकाल लेने नहीं। आप आखिरकार हमारे कुमार परिवार के एक उपकारकर्ता हैं। जबकि संत शासक का कंकाल महत्वपूर्ण है, हमारा कुमार परिवार किसी मित्र के प्रति कृतघ्नता नहीं दिखाएगा। न तो हम ऐसा कोई कार्य करेंगे और न ही शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ शत्रुता अर्जित करेंगे। हम उस राज्य के शाही संरक्षक को क्रोधित करने का साहस करेंगे। ये सुनकर रुद्र की आंखों में चमक आ गई। उसने यह नहीं सोचा था कि कुमार परिवार को इतनी जल्दी पता चल जाएगा कि वह शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक है। जब उसने सुना कि कुमार परिवार संत शासक के कंकाल के लिए यहाँ नहीं है, तो रुद्र ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के साथ उन्होंने कहा, यदि संत शासक का कंकाल न होता तो वरिष्ठ लोग यहाँ किस काम के लिए आते? हाँ, चौथे मास्टर, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे कुलपति आपको हमारे कुमार परिवार में सम्मानित अतिथि के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बड़े जलधर मुस्कुराए। आप चाहते हैं कि मैं आपके कुमार परिवार में मेहमान बनूं? आपके कुमार परिवार और मेरे बीच कोई सामाजिक संबंध नहीं है। रुद्र को संदेह हुआ। हाँ, चौथे गुरु, ये हमारे कुलपिता हैं जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है। चाहे जो भी कारण हो, हम दोनों को नहीं पता। चौथे स्वामी को बस ये समझने की जरूरत है कि हमारा कुमार परिवार आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता है। बड़े जलधर बोले, हाँ चौथे स्वामी, हमारे कुमार परिवार को आपसे कोई शिकायत नहीं है। न केवल हमारे कुलपति आपको देखना चाहते हैं, बल्कि युवा मिस भी आपको दोबारा देखना चाहती हैं। बुजुर्ग महेंद्र ने आह भरते हुए कहा, अगर हमारी युवा मिस इस समय घर के कई कामों में व्यस्त न होती तो मुझे डर है कि वह पहले ही आपसे मिल लेती।
वृद्ध महेंद्र द्वारा युवा कुमारी का उल्लेख सुनकर रुद्र को तुरंत उस अप्रतिम सुंदरता वाली पीले वस्त्रधारी महिला की याद आ गई, साथ ही भाड़े के सैनिकों की सभा के मुख्य भाग के आरंभिक भाग की भी याद आ गई। अनजाने में उसने पूछा, क्या ये श्रुति है? ठीक है, ये युवा मिस श्रुति है। चौथे गुरु, हमारी युवा मिस पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत याद कर रही थी। यदि आप हमारे कुमार परिवार में आए तो कृपया उसे भी देखने आए। बड़े महेंद्र ने चेहरे पर जटिल भाव लिए हुए आह भरी। रुद्र कुछ देर तक विचारमग्न बैठा रहा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, मैं आपके कुमार परिवार से मिलने के लिए सहमत हूँ। आप किस समय आना चाहेंगे? ये सुनकर दोनों बुजुर्ग तुरंत उत्साहित हो गए। चौथे गुरु, यदि आपके पास इस समय कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है तो हम अब जा सकते हैं। अब जाओ, इतनी जल्दी? रुद्र स्तब्ध रह गया। बड़े जलधर ने सिर हिलाया। वास्तव में कुछ घबराहट है क्योंकि युवा मिस कुछ मुसीबत में फंस गई है और देखना चाहती है कि क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हम जितनी जल्दी जाएंगे उतना बेहतर होगा। बड़े जलधर की बात सुनकर रुद्र ने अपना मन बना लिया था। ठीक है, तो कृपया मेरा इंतजार करें क्योंकि मैं अपने परिवार से विदा ले रहा हूं। 1 घंटे बाद रुद्र ने सभी को अलविदा कहा और दोनों बुजुर्गों के पीछे सेन मैनर से चला गया। वेदा, आरिव, उज्ज्वल, ऋतिक और नयन तीनों के साथ रुद्र भी आए। उन 5 को कुमार परिवार के पास ले जाने का विचार फकीर का था। जब फकीर को पता चला कि रुद्र कुमार परिवार के पास जा रहा है तो उसे तुरंत रुद्र की सुरक्षा की चिंता होने लगी। वह इस बात पर अड़े थे कि रुद्र अपने साथ 5 शाही सलाहकार लेकर आए। अंत में रुद्र के पास फकीर के अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रतिष्ठा दिखाने के लिए 5 सबसे भरोसेमंद शाही सलाहकारों को साथ लेना। कुमार परिवार से मगध साम्राज्य की दूरी केवल 30,000 किलोमीटर थी। रुद्र और 5 शाही सलाहकारों को दोनों बुजुर्गों का पीछा करने में केवल 1 दिन और रात का समय लगा और अंततः वे उनके घर पहुंच गए। कुमार परिवार एक परिवार आधारित शक्ति थी जो एक सुंदर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध पर्वत की चोटी पर स्थित थी। जिस क्षण रुद्र और अन्य लोग नीचे उतरे, उन्हें पहाड़ों पर बहुत सारी इमारतें दिखाई देने लगीं। जैसे ही वे निकट पहुंचे, 2 स्वर्गीय संत गुरु परिसर से उड़कर आए और 2 बुजुर्गों जलधारा और महेंद्र के ठीक सामने रुक गए। ये दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष लंबे, मजबूत और साहसी चेहरे वाले थे। उनकी बाघ जैसी आंखें चमकती थीं और उनमें अपार शक्ति छिपी थी। रुद्र ने अपने सामने खड़े 2 आदमियों को देखा। उनमें से निकलने वाली शक्ति को देखकर रुद्र ने अनुमान लगाया कि ये दोनों व्यक्ति कम से कम चतुर्थ चक्र के स्वर्ग संत गुरु थे। तो ये बड़े जलधर और बड़े महेंद्र हैं। दोनों व्यक्तियों ने अपने हाथ बुजुर्ग की ओर बढ़ाए और फिर उनकी नजरें रुद्र और 5 शाही सलाहकारों की ओर मुड़ गईं। दोनों बुजुर्गों ने रुद्र की ओर मुड़ने से पहले उनका अभिवादन स्वीकार किया। चौथे गुरु, ये दोनों हमारे कुमार परिवार के बुजुर्ग हैं। वे दोनों भाई हैं जिनका नाम महेंद्र और जलधर है। ये रुद्र है। मैं दोनों बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। रुद्र ने हल्की मुस्कान बिखेरी और अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। अन्य 5 शाही सलाहकारों ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाया, लेकिन वे चुप रहे। बुजुर्ग जलधर ने बोलना जारी रखा, वरिष्ठ महेंद्र और जलधर, ये 5 शांतिपुर साम्राज्य से सम्मानित अतिथि हैं और कुलपिता के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। ये सुनकर कि रुद्र और अन्य लोग कुलपति के निमंत्रण पर शांतिपुर साम्राज्य से यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, महेंद्र और जलधर तुरंत गंभीर हो गए और रुद्र तथा अन्य लोगों को एक नई रोशनी में देखने लगे। शांतिपुर साम्राज्य कुमार परिवार से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हम शांतिपुर साम्राज्य से आए अपने मेहमानों का अपने कुमार परिवार में स्वागत करते हैं। आपके आगमन से सचमुच हमारे विनम्र कुमार परिवार में रोशनी आ गई है, कृपया अंदर आइए। बुजुर्ग महेंद्र ने सौहार्दपूर्वक बात की और मुस्कुराते हुए दूसरों का मार्गदर्शन किया। बड़े महेंद्र और जलधर, कृपया अपना जो भी काम है उसे जारी रखें। मैं अपने मेहमानों को तुरंत कुलपति के पास ले जाऊंगा। बड़े जलधर मुस्कुराए। महेंद्र और जलधर को उनके उल्लेख पर तुरंत ही कुलपिता के प्रति श्रद्धा का अनुभव हुआ। कुमार परिवार में मुखिया को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। तब हम अपने सम्मानित अतिथियों का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करेंगे। बड़े जलधर, बड़े महेंद्र, हम अपने मेहमानों की अगवानी करने के लिए आप दोनों को छोड़ देंगे। बड़े जलधर मुस्कुराए। जब से उन्हें पता चला कि रुद्र और अन्य लोग शांतिपुर साम्राज्य से थे, उनका व्यवहार अत्यंत मैत्रीपूर्ण हो गया था। दोनों बुजुर्गों को विदाई देने के बाद बड़े जलधर और महेंद्र ने रुद्र को परिसर के अंदर और उसके मध्य में स्थित एक विशाल महल में ले गए। आगमन पर एक मध्यम आयु वर्ग का अविवाहित व्यक्ति हॉल से बाहर आया। बड़े जलधर, बड़े महेंद्र, कुलपिता पहले से ही हॉल में आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। कृपया सभी लोग अंदर आ सकें। दोनों बुजुर्गों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर रुद्र तथा 5 शाही सलाहकारों को हॉल में ले गए। हॉल में जगह तो काफी थी, लेकिन वहां दबाव भी काफी था। अंदर की साधारण व्यवस्था के बावजूद रुद्र स्पष्ट रूप से उस भव्यता को महसूस कर सकता था जो शांतिपुर साम्राज्य के शाही महल से भिन्न तरीके से पूरे हॉल में फैल रही थी। ये हॉल बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था। यद्यपि इसका निर्माण बहुत सारी बहुमूल्य निर्माण सामग्रियों से किया गया था, फिर भी यह समय के साथ टिक नहीं सका। पूरे हॉल पर समय के निशान थे, जिससे ये प्राचीन लेकिन उजाड़ सा लगता था।
रुद्र की नजरें विशाल हॉल के दोनों ओर रखी 20 के करीब कुर्सियों पर टिकी थीं। लगभग 70 वर्ष की आयु के 10 अन्य बुजुर्ग बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद किए बैठे देखे जा सकते थे। सामने वाले सिंहासन पर एक सफेद वस्त्र पहने सारस जैसे बालों वाला बुजुर्ग बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो ऐसा आभास दे रही थी मानो वे एक दयालु वृद्ध व्यक्ति हों। जैसे ही रुद्र और 7 लोगों ने हॉल में प्रवेश किया, 10 बुजुर्गों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें चमकीली रोशनी से भरी हुई थीं जो उन छहों को उत्सुकता से घूर रही थीं। कुलपति, सम्मानित अतिथियों को लाया गया है। यहाँ यह आमंत्रित व्यक्ति है, जबकि इसके पीछे अन्य लोग शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही सलाहकार हैं। महल के मध्य में बड़े जलधर ने अपने हाथ जोड़े और सामने बैठे बड़े से बात की। ये रुद्र है, मैं कुलपिता कुमार को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। रुद्र ने अपने हाथों को मोड़ते हुए मुस्कुराया। बैठे हुए बुजुर्ग ने रुद्र को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शांतिपुरमा साम्राज्य के एक शाही रक्षक के लिए मेरे कुमार परिवार में अतिथि के रूप में रहना यह एक बड़ा सम्मान है। आप आराम से तशरीफ रखिए। स्वर्गीय तेजपुर साम्राज्य के विनाश पर आसपास की प्रत्येक शक्ति का ध्यान था, इसलिए शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही रक्षक के रूप में रुद्र की पहचान उन्हें बहुत पहले से ज्ञात थी। रुद्र और अन्य 5 शाही सलाहकारों ने बिना समय बर्बाद किए खाली कुर्सियों पर बैठ गए। जब सभी लोग बैठ गए तो बैठे हुए कुलपति ने ऊंची आवाज में कहा, इस विनम्र व्यक्ति को मेरा परिचय देने की अनुमति दीजिए। ये बूढ़ा आदमी 2 पीढ़ियों पहले कुमार परिवार का मुखिया था, लेकिन वह 60 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। मूल रूप से मैंने पहाड़ों के पीछे रहकर खेती करने और पारिवारिक मामलों को नजरअंदाज करने की योजना बनाई थी, लेकिन शांतिपुरमा साम्राज्य से एक सम्मानित अतिथि का आना इस बूढ़े व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वह व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख नहीं कर सकते थे। यदि मैंने प्राप्ति में लापरवाही की है तो कृपया इसे क्षमा करें। इसके बाद रुद्र और कुलपिता ने समस्या के मूल तक पहुंचने से पहले कई बार बातचीत की। शाही रक्षक, इस बार मैंने आपको हमारे घर में एक सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पूर्वज के साथ एक मामले के अलावा हमारे कुमार परिवार में अभी भी एक छोटी सी सहमति है जिसे हम शाही रक्षक के साथ सुलझाना चाहते हैं। कुलपति बोले, कुलपति जी, कृपया मुझे रुद्र ही कहें। यह मेरे लिए कानों के लिए अधिक सुखद है और चाहे वह कोई भी मामला हो, कुलपति इसे बिना किसी चिंता के कहने के लिए स्वतंत्र हैं। रुद्र ने उत्तर दिया, तो फिर अब से मैं तुम्हें रुद्र ही कहूंगा। कुलपति ने आगे कहा, रुद्र, भाड़े के सैनिकों की सभा में उस खाली स्थान में जो कुछ हुआ था वह मैंने सीधे श्रुति के मुख से सुना था। यहाँ मैं कुमार परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे 16 नबों को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यद्यपि शासक आयुध किसी भी परिवार के लिए अत्यंत कीमती खजाना होता है, फिर भी भाड़े के सैनिकों का द्विशताब्दी सम्मेलन भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये लोगों के लिए इतना मायने रखता था कि कुमार परिवार, कुराना परिवार और यहाँ तक कि शांतिपुरमा साम्राज्य ने भी टूर्नामेंट में नंबर 1 स्थान के लिए होड़ में अनगिनत ऊर्जा खर्च की थी। जो भी भाड़े के सैनिकों का राजा बनने में सक्षम होगा उसे कुछ समय के लिए पवित्र भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त होगा। ये भविष्य में संत शासक बनने की नींव रखने का एक बहुत अच्छा तरीका था। इस प्रकार प्रत्येक उच्च कोटि का परिवार अपने यहाँ उपस्थित उत्कृष्ट प्रतिभावान लोगों की सहायता करने का भरसक प्रयास करता था। जब तक उनके परिवार में किसी के नंबर 1 बनने की संभावना थी, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने भाड़े के सैनिकों की सभा में कितनी बार भाग लिया, वे अभी भी घर ले जाने के लिए एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करेंगे। श्रुति कुमार परिवार की उस पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थी। वह न केवल मुख्य परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थी, बल्कि अपनी उम्र में वह पहले से ही एक पृथ्वी संत मास्टर थी। इसी कारण से कुलपति ने उसे एक शासक आयुध उधार देने का निर्णय लिया था, ताकि वह भाड़े के सैनिकों की सभा में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और संभवतः नंबर 1 बन सके। यदि उसे पवित्र भूमि में खेती करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो अपनी खेती की प्रतिभा के साथ श्रुति भविष्य में एक संत शासक बनने की सफलता प्राप्त करेगी, जिससे उसके लिए भाड़े के सैनिकों की सभा में सोलुना धनुष का उपयोग करना सार्थक हो जाएगा। हालांकि कुमार परिवार ने खाली जगह के संबंध में गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कुराना परिवार वास्तव में खाली जगह का फायदा उठाकर सोलुना धनुष को छीनने की कोशिश करेगा। कुमार परिवार ने अपनी सुरक्षा के अभाव के कारण अपना रूलर आर्मामेंट लगभग खो दिया था, लेकिन सौभाग्य से रुद्र के कारण रूलर आर्मामेंट सुरक्षित रूप से कुमार परिवार के पास वापस आ सका। रुद्र ने कुलपति की बात सुनी तो वह हंस पड़ा। इसकी किस्मत का सामना एक बार मिस श्रुति से हो चुका था, लेकिन इसके लिए मैं उस युवा मिस का एहसानमंद था। खाली जगह में युवा मिस के साथ हुआ मामला इस व्यक्ति के लिए मिस श्रुति से सुलह करने का एक मौका था, इसलिए मुखिया को इसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मुखिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रुद्र पहले भी श्रुति से मिल चुका था और उसने उसकी बातों को महज शिष्टाचारवश कही गई बात समझ लिया था। इस प्रकार उन्होंने इस समस्या के बारे में चिंता करने में और अधिक समय नहीं बिताया। अभी एक दूसरा मामला भी है, कुलपति ने बोलना जारी रखा, लेकिन उस क्षण के बाद उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक आ गई। क्षमा मांगते हुए उन्होंने रुद्र से कहा, रुद्र, मुझे कई दिन पहले हुई घटना के बारे में पता है। ये हमारी ओर से हुई गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं था।
हमें आशा है कि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। उस बुजुर्ग को पहले ही कड़ी सजा दी जा चुकी है। रुद्र ने बिना किसी परवाह के हाथ हिलाया। मैं उस बात को बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। कुलपति को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ था तो वह तेजपुर साम्राज्य था जिसने इस समस्या को जन्म दिया। ये देखकर कि रुद्र ने संत शासक के कंकाल के मामले की परवाह नहीं की थी, कुलपति अंततः शांति से आराम कर सके। आखिरकार वह शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक था, जिसका अर्थ था कि उसे आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा भले ही वह शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक नहीं था, फिर भी रुद्र कुमार परिवार का एक उपकार करता था। उनके उपकारों को भूलना और दयालुता का उल्लंघन करना कुछ ऐसा था जिसे करने का कुमार परिवार साहस नहीं कर सका। जैसे ही कुलपति बोलना जारी रखने वाले थे, उनका चेहरा अचानक ढीला पड़ गया। जैसे ही उसका चेहरा बदला, वैसे ही उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। रुद्र, हमारे पूर्वज आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पहाड़ के एकांत भाग में ले चलूंगा जहां हमारे पूर्वज हैं। बड़े जलधर, बड़े महेंद्र, कृपया शांतिपुर साम्राज्य के बाकी शाही सलाहकारों को दिखाएं कि वे कहां आराम करेंगे। इसके बाद वेदा और समूह दोनों बुजुर्गों के पीछे चले गए, जबकि रुद्र भी कुलपिता के पीछे पहाड़ के पीछे की ओर चले गए। रुद्र कुमार परिवार के मुखिया के पीछे पीछे पहाड़ की पिछली ओर चला। बहुत जल्दी ही वे एक तलवार के आकार की पर्वत चोटी पर रुक गए जो बादलों को चीरती हुई दिख रही थी। ये पर्वत लगभग 5 से 6 हजार मीटर ऊंचा था और बादलों तक ऊंचा उठा हुआ था। लोगों की आंखें पूरे दृश्य को देखने में असमर्थ थीं, तथा बादलों के अंतहीन समुद्र के कारण कोई भी बादलों के ऊपर क्या है यह नहीं देख पा रहा था। पर्वत शिखर स्वयं बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 100 मीटर ऊंचा था। हालांकि पर्वत शिखर का शीर्ष भाग ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से आई किसी तलवार ने शिखर को 2 भागों में विभाजित कर दिया हो। इस प्रकार पर्वत शिखर बिना किसी असमान सतह के समतल भूमि का एक टुकड़ा था। पहाड़ की चोटी पर एक अकेला घर था जो वहां स्थापित था। वर्षों से भयंकर तूफानी हवाओं को सहते हुए यह घर रुद्र को काफी अकेला और उजाड़ लग रहा था। बड़े पूर्वज, सम्मानित अतिथि को लाया गया है। कुलपिता ने छोटे से घर की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। रुद्र, अंदर आओ, अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को एक साथ मोड़ लिया। कुलपति की वहां रुकने की कोई योजना नहीं थी और वे तुरंत पर्वत शिखर से चले गए। रुद्र सीधे लकड़ी के घर के दरवाजे से अंदर चला गया। घर काफी छोटा था और उसमें कोई सजावट नहीं थी। जैसे ही रुद्र अंदर गया, उसने अंदर एक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने अपने सफेद बालों को सिर के चारों ओर लपेट रखा था और उसमें एक लकड़ी का हेयरपिन फंसा रखा था। वह काफी अनुभवी लग रहे थे। उनके दोनों पैर एक जेड पत्थर पर रखे हुए थे, जबकि उनके हाथ उनके पेट पर थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसे एक अमर आत्मा का एहसास दे रही थी। ये रुद्र है, मैं सीनियर को अपना सम्मान देता हूँ। रुद्र ने अत्यंत आदरपूर्वक कमर तक झुककर प्रणाम किया। आखिरकार उसके सामने एक संत शासक खड़ा था। कुमार परिवार के पूर्वज की आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। मानो वह रुद्र के हृदय के केंद्र में झांकने में सक्षम हो। उसकी आंखें एक फीकी मुस्कान और सिर हिलाकर रुद्र का अध्ययन कर रही थीं। कुलपिता की दृष्टि का स्वागत करते हुए रुद्र को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर का विश्लेषण और समझ उसके द्वारा की जा रही हो। कुलपिता के सामने रुद्र बिना कपड़ों या किसी अन्य वस्तु के भी हो सकता था, क्योंकि कुलपिता की दृष्टि में कुछ भी गुप्त नहीं था। कुलपति की आंखों की रोशनी तुरंत ही सामान्य हो गई। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुलपिता ने रुद्र की प्रशंसा की। आप चरित्रवान और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति कहलाने के योग्य हैं। न केवल आप अपनी आयु में स्वर्गीय संत गुरु क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम थे, बल्कि आप बहुत अधिक अभिमानी भी नहीं हैं, बहुत अधिक अधीर भी नहीं हैं, तथा एक पर्वत के समान स्थिर हैं। इतने कम समय में इतना कुछ कर पाना बहुत कठिन है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शांतिपुर साम्राज्य इतनी आसानी से तैयार हो गया और इतने आत्मविश्वास के साथ उसने एक युवा को शाही संरक्षक का दायित्व सौंप दिया। उन्होंने न केवल आपकी प्रतिभा देखी, बल्कि आपके व्यक्तिगत चरित्र और आचरण को भी देखा। पूर्वज के शब्दों से रुद्र को आश्चर्य हुआ। रुद्र ने एक संत शासक की शक्ति को बहुत महत्व दिया था, फिर भी उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि उनकी संपूर्ण शक्ति केवल उनकी आंखों से देखी जा सकेगी। वह शक्ति बहुत भयानक थी। इसके बाद रुद्र को चिंता हुई और उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या संत शासक इस रहस्य को देख पाएंगे कि उसके पास कोई संत हथियार नहीं है और नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं का अस्तित्व है। जब उसने पूर्वज के चेहरे पर नजर डाली तो रुद्र थोड़ा शांत हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वज स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने रुद्र की हर बात को समझ लिया है। अन्यथा यदि उसे पता चलता कि रुद्र के पास बिना किसी ऋषि अस्त्र के भी इतनी अविश्वसनीय शक्ति है, तो एक ऋषि शासक भी आश्चर्यचकित हो जाता और अपना चेहरा शांत नहीं रख पाता जैसा कि अब है। क्योंकि संत शस्त्र के नष्ट होने का अर्थ था या तो मृत्यु या फिर व्यक्ति का अपंग हो जाना। यह एक निर्विवाद तथ्य माना जाता था, लेकिन रुद्र इससे बिल्कुल अलग था। वरिष्ठों से मिली प्रशंसा से मुझे काफी संतुष्टि महसूस हो रही है। मैं उतना उत्कृष्ट नहीं हूं जितना सीनियर कहते हैं, इसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है और इतनी प्रशंसा के लायक भी नहीं है। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए।
यद्यपि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, परंतु वह न तो दासवत था और न ही दबंग। ये सुनकर पूर्वज हंस पड़े और उनकी ठोड़ी के नीचे दाढ़ी को कोमल हाथ से सहलाया। ये बूढ़ा आदमी 1300 साल का समय बिताने के बाद ही आज जहां मैं हूं वहां तक पहुंच पाया है। यदि मैं उस समय को याद करूं जब ये बूढ़ा आदमी आपकी उम्र का था, मैं अभी भी पृथ्वी संत मास्टर बनने की सीमा के आसपास ही भटक रहा था, लेकिन मैं अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा था। आपकी तुलना में तो इस बूढ़े आदमी की उपलब्धियां उल्लेख के लायक नहीं हैं। यदि आप इस बूढ़े व्यक्ति के बराबर समय तक साधना करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे। कम से कम आप एक संत शासक से एक स्तर ऊपर की इकाई बन जाएंगे। रुद्र के चेहरे पर अहंकार का कोई भाव नहीं था। 2 जन्मों की स्मृतियों के कारण उसने कई चीजों का अनुभव किया था, जिससे वह और अधिक प्रखर हो गया था। विशाल लहरों और प्रचंड हवाओं के बीच रुद्र यिन और यांग के क्षेत्रों के बीच फंस गया था। ग्रीनहाउस जैसे परिवार में जन्मे और बड़े हुए बच्चों की तुलना में रुद्र पूरी तरह से अलग था। वह अपने अनुभवों से काफी समय से मानसिक रूप से मजबूत हो चुका था। मैं देख रहा हूं कि सीनियर को मजाक करना पसंद है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को कोई भी इतनी आसानी से निर्धारित नहीं कर सकता। यद्यपि अब मेरे पास कई उपलब्धियां हैं, फिर भी भविष्य के लिए रास्ता अभी भी धीरे धीरे ही तय करना है। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह उस दुनिया तक पहुंच पाएगा जहां वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, या यह वहां पहुंचने के रास्ते में ही मर जाएगा। रुद्र ने शांति से कहा। यह सुनकर पूर्वज ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। तुम्हारे शब्दों में दम है। फीनिक्स महाद्वीप पर बहुत से लोग हैं और उतने ही उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग भी हैं। इन प्रतिभाओं में से भी केवल कुछ ही वास्तव में सफल हो पाते हैं। उनमें से बहुत से लोग सफलता के मार्ग में या सफलता की अवस्था में ही अपना जीवन खो देते हैं। पूर्वज ने अचानक बोलना बंद कर दिया और भावशून्य भाव से रुद्र की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ठीक है, तो फिर हम सभी शिष्टाचार समाप्त कर लें। रुद्र, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है? इसकी अज्ञानता के लिए इसे क्षमा करें। कृपया, यदि पूर्वज मुझे ज्ञान दे सके तो। रुद्र बोला। पूर्वज खड़े हुए। ये घर वास्तव में इसके लिए बहुत छोटा है। चलो, बात करने के लिए बाहर चलें। ऐसा कहकर पूर्वज अपने लकड़ी के घर से बाहर चले गए। रुद्र घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि पर्वत शिखर के आसपास के क्षेत्र में किसी तरह एक पारदर्शी अवरोध खड़ा कर दिया गया था। पूरे पर्वत शिखर को अंदर से घेर दिया गया था ताकि तेज हवाओं का अंदर के लोगों पर कोई प्रभाव न पड़े। कुछ ही दूरी पर पृथ्वी तत्व एकत्रित होकर उनके सामने एक पत्थर की मेज का रूप लेने लगा था। पूर्वज को पहले से ही एक पत्थर के स्टूल पर बैठे देखा जा सकता था। आओ, बैठो, पुरखे ने रुद्र को इशारा किया। रुद्र को मेज पर बैठने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। पूर्वज ने रुद्र के लिए एक कप शराब डालने से पहले अपने अंतरिक्ष वलय से 2 शराब के कप और एक जेड बोतल निकाली। इस बूढ़े आदमी ने इस क्षेत्र पर एक बाधा खड़ी कर दी है। न केवल हमारी बातचीत बाहर से सुनने लायक नहीं होगी, बल्कि यह पूरा अंदरूनी हिस्सा भी अदृश्य हो जाएगा। रुद्र को मालूम था कि कुमार परिवार के पूर्वज किसी गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, इसलिए वे स्वयं अत्यंत गंभीर हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाता, पूर्वज ने उसे पहले ही हरा दिया था। रुद्र, इस वृद्ध व्यक्ति ने तुम्हें आज यहाँ मुख्यतः शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ व्यापार के विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। चूंकि आप उनके लिए शाही रक्षक हैं, आपका दर्जा राजा से भी ऊंचा है। आप शांतिपूर्ण साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह बोला। रुद्र ने सोचते हुए पूछा, वरिष्ठ महोदय किस व्यवसाय की बात कर रहे होंगे? पूर्वज ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने शराब का एक घूंट लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंततः कहा, रुद्र, इस बूढ़े को गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ईमानदारी से बोलूंगा। हमारा कुमार परिवार शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ गठबंधन करना चाहता है। यदि शांतिपूर्ण किंगडम हमें किसी तरह जीवित रहने में मदद करने में सक्षम है, तो हमारा कुमार परिवार शांतिपूर्ण किंगडम को कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे पाएगा। वरिष्ठ, क्या ये बताना संभव है कि कुमार परिवार किन परिस्थितियों में है? क्या इसका कुराना परिवार से कोई संबंध है? रुद्र ने पूछा। पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। यदि यह कुराना परिवार होता तो हमारे कुमार परिवार को इस तरह से वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। इस बार यह कुजूर वंश के कारण है। कुजूर वंश? वरिष्ठ, क्या ये कुजूर वंश कुराना परिवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? रुद्र ने नई दिलचस्पी के साथ कहा। पूर्वज ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। विशेष रूप से कुजूर वंश कुराना परिवार से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कबीले में 2 संत शासक और 2 शासक आयुध हैं। क्या 2 संत शासक? रुद्र अचंभित रह गया। फीनिक्स महाद्वीप पर जिस कबीले में एक संत शासक होता था, उसे पहले से ही सर्वश्रेष्ठ कबीलों में से एक माना जाता था, लेकिन कुजूर कबीले में वास्तव में 2 संत शासक थे। उनकी ताकत लाल बाग संप्रदाय से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। रुद्र के चेहरे पर आश्चर्य देखकर कुमार परिवार के पूर्वज ने आश्वस्त मुस्कान दी। रुद्र, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि कुजूर कबीले के 2 संत शासक हैं, उनकी ताकत दूसरे और तीसरे स्तर पर स्थित है। भले ही उन दोनों के पास शासकीय शस्त्र हों, ये बूढ़ा आदमी उन दोनों को अकेले ही संभाल सकता है। रुद्र एक बार फिर चौंक गया।
उसने अपनी आंखों में एक नई रोशनी के साथ पूर्वज की ओर देखा। यदि वह अकेले ही शासक शस्त्र धारण किए हुए 2 संत शासकों के विरुद्ध जा सकता था, तो फिर इस पूर्वज की शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई थी? चौथी परत, उसे कम से कम चौथे स्तर पर तो होना ही था। पूर्वज ने आगे कहा, हमारे कुमार परिवार और कुजूर वंश के बीच शिकायतें लंबे समय से ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं जहां से उबरना संभव नहीं है। उन्होंने कई हजार साल पहले शुरुआत की थी और अब तक हमारे कुमार परिवार और उनके कुजूर कबीले लगभग बराबर ताकत पर हैं। यदि हम अभी भी लड़ेंगे तो हमारे दोनों परिवारों को भारी नुकसान होगा। इस प्रकार हमारे दोनों पक्षों के बीच कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन निजी तौर पर अनगिनत झड़पें हुई हैं जो अक्सर होती रहती हैं। इस बुरे व्यक्ति ने भी 2 संत शासकों के साथ कई बार लड़ाई की है, लेकिन यह अभी तक इतना गंभीर नहीं हुआ है। कुछ साल पहले कुजूर परिवार और एक अन्य परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं।